सो वेलकम टू TAS पॉडकास्ट। और आज हमारे बहुत खास गेस्ट हैं जिनको मैं डिजिटल मार्केटिंग का बाहुबली बोल सकता हूँ। 50,000 से ज़्यादा लोगों को ये आज तक ट्रेन कर चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन मिला के। 40 अवार्ड हैं इनके पास और जिनमें से 8 नेशनल लेवल के अवार्ड्स हैं। मैं बात कर रहा हूँ थिंक नेक्स्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के ओनर मुनीश मित्तल जी की, जो कि पिछले 15 सालों से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में काम कर रहे हैं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं उनसे और साथ ही जानते हैं उनके बारे में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ भी वाकिफ होते हैं जो हम अक्सर बातें करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की और जो आपने कहीं आज तक सुनी नहीं होगी। सो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में यहाँ पे आके। आज हम बात करेंगे आपके बारे में, आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में जहाँ पे आप बेसिकली सर्व कर रहे हो एक हमारी कम्युनिटी को, ट्राई सिटी को। ट्राई सिटी आपके बारे में बहुत कुछ जानती है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो अब जानेंगी आके आपके बारे में, आके आपके विजन के बारे में, मिशन के बारे में। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत हमारे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए कि कैसे आपने अपनी जर्नी स्टार्ट करी और आज की डेट में आप क्या क्या काम कर रहे हो। फर्स्टली थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आई लव टू शेयर व्हाट आई नो। और जो जर्नी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जैसे मैंने बीटेक करी तो ये मलोट कॉलेज है, मलोट में है, छापियाँ वाली कॉलेज कहते थे, अब वो बंद हो चुका ऑलमोस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जब मैंने बीटेक करी, बीटेक करने के बाद तो मेरी जो फर्स्ट जॉब थी उसमें मेरी जो सैलरी थी वो 3000 रुपीज़ थी। तो एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर मैंने ज्वाइन किया। तो उस वक्त विजुअल C++ डेवलपर की मेरी जॉब थी। और आफ्टर द फर्स्ट जॉब मेरी जो सेकंड जॉब लगी उसमें NIC डिपार्टमेंट मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई थी। तो उसमें मैंने कुछ टाइम पीरियड काम किया, पर उसके बाद क्या हुआ कि होम सिकनेस के कारण मेरा मन नहीं लग रहा था चंडीगढ़ में। तो मैंने क्या किया, प्लान किया कि भी मुझे वापस जाना है। तो वो मेरी जो गवर्नमेंट जॉब थी मुझे वो छोड़नी पड़ी जस्ट बिकॉज ऑफ होम सिकनेस। तो इस केस में मतलब कि बड़ा मुश्किल था मेरे लिए भी ये डिसीज़न लेना। तो पर फिर भी मैंने सोचा कि मेरे घर के पास एक कॉलेज था, GGS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इट वाज जस्ट 30 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होम। तो मुझे था कि किसी ना किसी तरीके से मैंने घर पे सेटल होना है। तो मेरी कोई ज़्यादा एम्बिशन नहीं थी उस वक्त, बस मुझे ये था कि मुझे लोकली सेट होना है। तो वही बात हुई। तो फिर मैंने वहाँ पर कॉलेज, घर के पास जो कॉलेज था वहीं पर इंटरव्यू दी और वहाँ पर मेरी सिलेक्शन हो गई। तो मैंने उसके बाद वहाँ पर ज्वाइन कर लिया एज ए लेक्चरर। तो मैंने वहाँ पर 5 ईयर्स एज ए लेक्चरर वहाँ पर काम किया। तो ड्यूरिंग माई लेक्चरशिप हुआ क्या कि जैसे एक दिन लाइब्रेरियन ने मेरे को बोला कि भी लाइब्रेरी का जो सॉफ्टवेयर है ये आप हमारा बना दो। तो मैं लेक्चरशिप में थोड़ा फ्री होता था बीच बीच में, तो मेरे मन में आया कि भी चलो मैं लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर बना देता हूँ उनका। तो जब मैंने उनका सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया तो एक स्टेज पे ऐसे आ गया कि भी सिग्नेचर वगैरह का इशू आ गया। तो कॉलेज वाले मान नहीं रहे थे कि भी सिग्नेचर का बच्चे के अकाउंट में हम बुक इशू कर देंगे, पर सिग्नेचर तो बच्चे के होंगे नहीं। तो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने कोई ऐसा सिस्टम सोचा कि भी जिसमें कोई बिना बच्चे के अथेंटिसिटी के, बिना बच्चे के परमिशन के कोई लाइब्रेरी उसके अकाउंट में बुक ना इशू कर सके। तो उस वजह से मुझे क्या हुआ कि मुझे नेट पे मैंने रिसर्च करी। उन दिनों में नेट पे बहुत स्लो चलता था। हाँ। तो मैंने फिर देखा कि एक स्मार्ट कार्ड सिस्टम है। अच्छा। कि जिसके बेस पे हम ये जो है सिस्टम हम बना सकते हैं। तो मैंने लाइब्रेरी में स्मार्ट कार्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट किया। और उस वक्त मेरे हिसाब से नॉर्थ इंडिया का मैं शायद पहला पर्सन होऊंगा, जब मतलब होएंगे और भी हो सकते हैं, पर मेरी नॉलेज में नहीं थी। ओके। तो फिर हमने स्मार्ट कार्ड बेस्ड लाइब्रेरी जब सॉफ्टवेयर मैंने बनाया तो सराउंडिंग जो कॉलेजेस हैं वहाँ से मेरे को कॉल आनी शुरू हो गई और उन्होंने मुझे ऑर्डर देना शुरू कर दिया कि आप हमारे यहाँ लाइब्रेरी ऑटोमेट करो। तो उसके बाद मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो क्योंकि वो पूरा एक सॉफ्टवेयर जो स्मार्ट कार्ड बेस्ड था वो जिस कॉलेज में पढ़ाता था वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो चुका था एंड इट वाज रनिंग सक्सेसफुली ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। और अभी भी वो सॉफ्टवेयर उसी कैंपस में आज भी चल रहा है वो। वाह। तो वो भी आज भी वो स्मार्ट कार्ड बेस्ड सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो फिर मैंने जॉब 2009 में मैंने जॉब छोड़ दी। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ दी तो मैंने प्लान किया कि मुझे अब कंपनी खोलनी है अपनी। तो पहले मैंने स्टार्टिंग में अपने घर से कंपनी शुरू करी। ओके। तो एक मेरे ही घर पे जो जहाँ मेरा लैपटॉप सॉरी पीसी होता था, तो वहाँ पीसी पे में जो छोटा सा मेरा रूम था वहाँ से ही मैंने कंपनी स्टार्ट करी। तो मैं खुद ही सॉफ्टवेयर डेवलपर था, खुद ही मार्केटिंग पर्सन था और खुद ही मतलब क्लाइंट्स के पास जाना, रिक्वेस्ट करने या
तो स्टार्टिंग में मुझे 5-6 ग्रुप्स के ऑर्डर्स मिल गए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा उसको और एक्सपेंड किया। लाइब्रेरी से मैंने अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर डेवलप किया और कुछ अदर सॉफ्टवेयर डेवलप किए कैंपस बेस्ड। तो फिर उसके बाद मैंने जो कंपनी है वो, क्योंकि मानसा में तो डेवलपर आ नहीं सकते थे, तो मानसा बहुत छोटा सिटी है, तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं बठिंडा में कंपनी पहले स्टार्ट करूँ, क्योंकि बठिंडा मेरे घर के कंपैरेटिवली पास पड़ा था। तो बठिंडा में फिर भी था कि डेवलपर आप मिल जाएंगे। तो मैंने जब बठिंडा में कंपनी स्टार्ट करी तो इस वक्त हमारी कंपनी का नाम था ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। ओके, 2009 में? हाँ जी, 2009 की बात है। तो उसके बाद हमने क्या किया, जब ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में हमने 4 एम्प्लॉयज़ को हायर किया, तो मोर ओवर ये चारों के चारों में से 2-3 हिमाचल के थे और एक हरियाणा का था। ओके। तो 4 डेवलपर से हमने स्टार्ट किया और फिर हमने बाद में थोड़ा सा कंपनी को और एक्सपेंड करने के लिए, क्योंकि बठिंडा में भी कोई भी अच्छे डेवलपर्स इजीली अवेलेबल नहीं होते थे और वो ज़्यादातर लोग प्रेफर नहीं करते थे बठिंडा में सॉफ्टवेयर कंपनी में आने में। तो वो सब की जो फर्स्ट प्रेफरेंस होती थी जो डेवलपर्स की, वो रहती थी कि हम चंडीगढ़ में जॉब करें एज ए डेवलपर। तो फिर मैंने प्लान किया कि अब थोड़ा सा प्रोजेक्ट्स और आगे बढ़ाया जाए कंपनी को। बिल्कुल। तो मैं फिर चंडीगढ़ मूव ऑन हो गया। तो जब चंडीगढ़ मूव ऑन हो गए तो यहाँ पर वही हमने सॉफ्टवेयर स्टार्ट सोचा था कि भी इजीली क्लाइंट्स मिल जाएंगे, पर स्टार्टिंग में हमें क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे। तो एक स्टेज ऐसी भी आई थी कि मैंने होप छोड़ दी थी कि भी मुझे लगा कि वापस मुझे अब अपने घर ही जाना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट्स वगैरह को मिल नहीं रहे थे। तो पैसे सारे ख़त्म हो रहे थे जो भी कमाए थे या बचाए थे, ठीक है, तो एक्सपेंसिव मीट नहीं हो रहे थे। बट लकीली उन्हीं दिनों में मेरे को एक बड़े कैंपस का ऑर्डर मिल गया, स्मार्ट कार्ड बेस्ड, पूरे कैंपस को फुल्ली कंप्यूटराइज करना था। तो फिर वहाँ से मैं थोड़ा सा स्टैंड हो गया। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि अब कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं, एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमने जब कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जब हमने रजिस्टर कराने की कोशिश करी, तो ब्रिलियंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड पहले से रजिस्टर्ड था, तो फिर हमें कंपनी का नाम चेंज करना पड़ा। तो 2011 में हमने फिर कंपनी रजिस्टर कराई अंडर द नेम ऑफ थिंकनेक्स टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल। तो फिर जब स्टार्टिंग में तो हमें ट्रेनिंग का तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग क्या होती है, तो हम वी वर इनटू कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ओके। तो 2011 में हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में थे और हमें कुछ पता भी नहीं था ये ट्रेनिंग वगैरह क्या होती है। तो 2012 में क्या हुआ कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ाता था पहले, तो उसी की 1-2 स्टूडेंट्स ने मेरे को अप्रोच किया कि सर आप ट्रेनिंग शुरू करो, हम अपने साथ 8-10 स्टूडेंट्स लेके आएंगे। बिल्कुल। तो जब उन्होंने बोला कि 8-10 स्टूडेंट्स हम लेके आएंगे, मैंने फिर भी उनको रजिस्ट किया। मेरे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, एक ही फ्लोर होता था मेरे पास। ओके। तो और मेरे पास कोई ट्रेनर भी नहीं था, पर वो उस बच्चे ने काफ़ी इंसिस्ट किया कि सर मुझे बता बढ़िया ही पढ़ाओगे, आप एक बार स्टार्ट तो करो, स्टूडेंट्स मैं लेके आऊँगा। उसके बार बार कहने पे मैंने वो एक क्लासरूम डेवलप किया और उस क्लासरूम में ही मैंने एक ट्रेनर को हायर किया और उसने लकीली अच्छा पढ़ाया स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज़्यादा स्टूडेंट्स थे नहीं फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में। तो फिर वो स्टूडेंट्स सेटिस्फाइड भी काफ़ी थे और हमने जोश से पढ़ाया स्टूडेंट्स को। तो उसमें क्या हुआ कि थोड़ा सा हमारा नाम होना शुरू हो गया। तो बेसिकली हम लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम प्लान नहीं करते। जैसे मैंने ये भी कभी प्लान नहीं किया था कि मैं कभी कंपनी खोलूँगा। मैंने कभी सिर्फ ये होम सिकनेस के कारण मैं चंडीगढ़ से मानसा चला गया वापस। एक चीज़ और है, फिर वापस मानसा से फिर चंडीगढ़ आ गया। एक चीज़ है, वैसे मेरे नॉलेज में मेरे को चंडीगढ़ मूव हुए तकरीबन 15 साल हो गए और इन 15 सालों में मेरे को एक पहला पर्सन मिला जिसको होम सिकनेस के कारण चंडीगढ़ छोड़ना है। नहीं तो रीज़न उल्टे रहते हैं, स्पेशली जितने भी नेबरहुड स्टेट्स हैं, दे जस्ट वांट टू बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ अपने में ही एक अलग फील है, एक अलग दुनिया है, एक अलग वाइब है। और खैर आज के चंडीगढ़ को अगर हम उस नज़र से देखते हैं, अब तो हम खरड़ रोपड़ तक चंडीगढ़ ही बोलते हैं सारे आके कि चंडीगढ़ ही बन गया। बट वो वाला एक टाइम था कि तो उस टाइम को मेरे को ऐसा लगता है 2008-9 दैट वाज द पीक ईयर फॉर द ट्रेजेडी, जो लगता था कि ये तो फॉरेन ही है, ये तो ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि अब तो देखो इंटरनेट हर किसी के पास है, तो डेवलपमेंट होगी चारों तरफ आके, लोगों को 10 चीज़ों का नहीं का पता लग गया आके, तो लोगों के मन में वो डिलेमा जो है रहता था चंडीगढ़ को लेके, वो नहीं था। बट चलो फिर भी आपकी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग रही और जैसे आपने करा, मतलब जहाँ आपको लगा कि ये चीज़ बंद होने वाली है, ये चीज़ काम नहीं करेगी अब आके, वही चीज़ आपके लिए काम करी बाद में आके। जो सोचा नहीं था वो हुआ और जो दिमाग के अंदर सोचते थे वो नहीं हुआ। और एक जर्नी आपकी बड़ी मज़ेदार रही, जैसे 3000 से लेके आज की डेट के अंदर आके तकरीबन आपने पहले जैसे बताया है हमारी प्री मीट के अंदर की आप 4-5 करोड़ रुपए के सिर्फ और सिर्फ आपने कोविड के टाइम के अंदर आपने एनुअल रिवेन्यू क्रैक किया है थ्रू
लोगों को पढ़ाना। और वैसे भी आप एक ऐसे पेशे से जुड़े हुए हो जो कि एक थैंकलेस जॉब है बेसिकली। मैं कंसिडर करूंगा आके कि यू कैन नॉट कैलकुलेट और मेज़र, अगर मैं बेटर कहूँगा आके, कि किसी भी एक टीचर के या एक इंस्टीट्यूट की जो कि आपको एक नॉलेज प्रोवाइड करता है किसी भी फॉर्म में कि कुछ पैसों से, और साथ ही साथ आके इतना आप इंडस्ट्री में कर रहे हो आके, आगे सब हमारी कन्वर्सेशन ऐसे लेके जाएगी आपको आके कि आपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट करा एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, आप कोर थे, डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों और कैसे दिमाग में आया, और एक क्या चीज़ ऐसी जुड़ी थी आपकी दिमाग में जो आपको डिजिटल टाइम, मतलब एक बिजनेस पर्सोना की पर्सपेक्टिव से लेके कि चलो ओके मैं आज कोडिंग के कोर्सेज कराता हूँ, क्योंकि वो जो एक टाइम था 9, 10, 11 वाला, उस टाइम कोडिंग ज़्यादा चलती थी। डिजिटल मार्केटिंग का दिमाग में कैसे आया? देखो, जो डिजिटल मार्केटिंग का था, एज सच मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर था और हम सॉफ्टवेयर ही बनाते थे स्टार्टिंग में, चाहे वो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर होते थे, और ज़्यादातर हमने जब स्टार्टिंग में सॉफ्टवेयर बनाया तो विंडो बेस्ड एप्लीकेशन बनाया करते थे जी। तो वेब का ज़माना थोड़ा लेट आया है। तो हमारे टाइम पहले विंडोज़ एप्लीकेशन ही ज़्यादा चलती थी जब हमने स्टार्ट किया था जी। एज ए कंपनी। तो बाद में जैसे जैसे वेब मैच्योर हुआ और क्लाइंट्स की डिमांड आई, टेक्नोलॉजी मैच्योर होना शुरू हुई, जैसे ASP आया, तो उस वक्त जो ASP टेक्नोलॉजी थी, तो उस वक्त स्टार्टिंग में जब PHP कह लो, तो उस टाइम पीरियड में थोड़ा सा वेब ने मैच्योर होना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में हम वही सॉफ्टवेयर बना रहे थे, विंडोज़ एप्लीकेशन से हम वेब एप्लीकेशन में मूव हुए। बट एक दिन क्या हुआ कि मेरी एक एम्प्लॉई थी, उसने मतलब कि उसको थोड़ा सा SEO के बारे में पता था। तो उसने मेरे को बताया कि भी सर भी आप अपनी कंपनी की, अगर हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं अब, ठीक है, तो ये नियर अबाउट 2014 की बात है। ओके। तो 2014 में जब उस लड़की ने मेरे को बताया कि ये एक SEO भी होती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं इसको। अच्छा। अगर हम इस पर थोड़ा सा काम करें तो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बढ़ सकते हैं। अच्छा। और उसी ने मेरे को गाइड किया, तो मुझे थोड़ा सा उसकी बातें अच्छी लगी, समझने में मतलब मुझे मज़ा आ रहा था। तो मैंने प्लान किया कि भी ये कुछ ये है इसमें इसके भी अंदर है कुछ। कोई चीज़ है, लेट्स ट्राई ऑन इट। हाँ। तो फिर जब मैंने तो उसके ऊपर थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, तो ऑटोमेटिकली मैंने जब और एक्सप्लोर किया, तो आई स्टार्टेड लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। तो और ऐसे मेरी डिजिटल मार्केटिंग में जर्नी स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद इंटरेस्ट बढ़ता गया, क्योंकि अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है, तो जैसे जैसे हमें रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए डिजिटल मार्केटिंग से, तो ऑटोमेटिकली हमारा और इंटरेस्ट बढ़ता गया। ये तो बात आपने बहुत सही कही आके। और पर अच्छा, उस टाइम तक अपने को मालूम ही नहीं था कि यार ये डिजिटल मार्केटिंग का नाम कोई चीज़ होती है या हम करें आके, बिकॉज जैसे मेरा करियर भी था तो कोड डेवलपमेंट के अंडर से आके उस टाइम एक SEO वाले बंदे को तो बहुत एक लेबर वाली लाइन की तरफ से देखा जाता था, बल्कि दैट वाज इंटेग्रल पार्ट। एक टाइम पे मेरे को भी ऐसा हुआ था कि एक साइड के अंदर मेटा डिस्क्रिप्शन लिखनी थी या कुछ थी, देन मेरे बॉस ने मेरे को काम दिया कि भाई मेटा डिस्क्रिप्शन ढूंढ और लिख के और कर दे। ही टोल्ड मी वन थिंग एट दैट टाइम आके कि मेटा डिस्क्रिप्शन है यार, कहता कौन सी दुनिया जहान की रॉकेट साइंस है, गूगल कर और ढूंढ दे। मैंने भी गूगल करा तो सब जैसे देखे, मैंने 2 दिन जाके उसके सोर्स कोड निकाल के तो मैंने भी डाल दिया। मैं कहा चलो कोई ना, मेटा डिस्क्रिप्शन ऐसी है, उसके कीवर्ड चेंज करके उसके सिनोनिमस डाल दिया और लकीली वो चीज़ चल गई। और जब मैंने वो चीज़ कर ली तो मेरी नज़रों में SEO की जो एक औकात थी वो और नीचे हो गई उस दिन आके। मैंने भी सोचा, मैं कि यार SEO जो है वो बेसिकली बहुत बेसिक चीज़ है, बट आई हैव डन जो मैं इस फील्ड का अभी मेरे को पता भी नहीं है, तो मेरे को दिल और फट गया। और यही भी रीज़न हमारे लिए भी रहा कि हम लोग भी काफ़ी लेट करके और लेट करते हुए बहुत लेट आए। हम अपने आप को बहुत लेट मानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में आने के लिए आके, जो कि शायद मेरे हिसाब से 4-5 साल पहले या मे बी जब हमने भी सॉफ्टवेयर हाउस स्टार्ट करा था तब हो जाना चाहिए था आके। तो चलो आगे हम मूव करते हैं आके आपकी और लर्निंग्स के बारे में आके। आज की डेट के अंदर आके एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है आके, यूट्यूब खोलूँ मैं आके और डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ कीवर्ड डालूँ तो मेरे पास 50 इन्फॉर्मेशन आ जाती है आके। ये आप जी लर्निंग ले लो, लोगों के 38 घंटों के कोर्सेज पड़े हुए हैं फ्री में। और आपको पता है कि जियो रिवोल्यूशन के कारण आके आज की डेट में इंडिया के अंदर इंटरनेट बहुत सस्ता भी है और हर किसी के पास स्मार्टफोन है आज की डेट में। अनअकैडमी, यूडेमी, ग्रोथ स्कूल और कुछ बहुत नामी गिरामी लोग, और इवन आप भी जैसे ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करते हो, तो वो ये एक हकीकत है कि आपके जैसे भी और काफ़ी लोग होंगे जो ऑनलाइन सर्व कर रहे हैं कोर्सेज। इवन आई कैन से आज की डेट में 90% इंस्टीट्यूट आर सर्विंग ऑनलाइन और वो कैटर कर रहे हैं मार्केट को आके। फिर भी आप कैसे बोलना चाहोगे कि एक यूट्यूब या जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइडर हैं, हाउ यू आर डिफरेंट फ्रॉम देम? थिंक नेक्स्ट की लर्निंग में ऐसा क्या है जो कि उसको यूट्यूब पे नहीं मिल सकता या कहीं और नहीं मिल सकता? देखो सर, सबसे पहले तो अगर मैं किसी को बोलूँ कि आप जिम
जिम का ऑनलाइन आप जिम सीख लो, घर पे प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं कि जिम हम कर नहीं सकते, हम घर पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है, और हम अपनी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हैं और कुछ कर भी रहे हैं। तो बट मोर ओवर जो 90% लोग होते हैं वो रियल टाइम में कर नहीं पाते हैं, क्योंकि एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है एक स्टूडेंट को। एक वो जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो ऑनलाइन में होता नहीं है। ऑनलाइन में क्या होता है कि बंदा जैसे कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहा है, तो उसके अंदर कोई प्रेशर नहीं है। वो हो सकता है वीडियो 30 मिनट की वीडियो है, 10 मिनट देख के बाद में स्टॉप कर दे, बाद में हो सकता है उसको समझ ना आए, या उसके डाउट्स कौन क्लियर करेगा यूट्यूब पे। अगर यूट्यूब पे बंदा कोई वीडियो देख भी रहा है, अब उसके माइंड में कुछ डाउट्स आ रहे हैं, तो वो क्लियर कौन करेगा। और यूट्यूब पे क्या होता है कि मान लो बच्चा कंफ्यूज भी होता है, क्योंकि वो सिस्टमेटिक सीरियल ऑर्डर में नहीं होता है, कोई वीडियो रैंडम रहा डाटा पड़ा है, तो उसमें क्या है कि कोई वीडियो आपकी कहाँ जा रही है, कोई कहाँ जा रही है। हाँ, यूट्यूब से आप तब अच्छा सीख सकते हो जब आपको बेसिक नॉलेज अच्छी है, और सेकंड आपके अंदर एक सेल्फ लर्निंग कैपेबिलिटी है, और थर्ड आपकी एक इच्छा है कि मुझे सीखना ही सीखना है, और मेरे पास मतलब कि मेरे लिए एनवायरनमेंट, जैसे आप कह लो मेंटली आप मैच्योर हो चुके हो। जैसे आप जो छोटे बच्चे हैं, या +2 वाले हैं या बीटेक वाले हैं, अब उनको एक पुशिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है। वो जो पुशिंग एनवायरनमेंट है, जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ऑफलाइन में आते हैं या फिर ऑनलाइन लाइव क्लास में भी क्या होता है कि उनको वो पुशिंग एनवायरनमेंट मिलता है। बिल्कुल। बट अगर हम यूट्यूब पे वीडियो देखें, उसमें क्या है कि बच्चे की मर्जी है, बच्चा सोचता है आज की बजाय प्रोकास्टिनेशन हो जाती है कि कल देख लेंगे, हम परसों देख लेंगे, भी घर की खेती है कर लेंगे, ठीक है। तो वो जो एक चीज़ होती है कि बच्चा रियल टाइम में वो चीज़ सीख नहीं पाता। जब बच्चा हमारे पास आता है, हमारे कंपनी में आता है, तो उसमें एक लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है, एक ट्रेनर की सुपरविजन के अंडर वो सीख रहा होता है, और एक सिस्टमेटिक तरीके से सीख रहा होता है। अब उसको बाकी जो उसके साथ पीयर्स होते हैं, जो उनके साथ वाले कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे भी बच्चा वो भी सीखता है। सेकेंडली, जब बच्चे को पता लगता है कि लाइव प्रोजेक्ट पे कैसे काम करना है, और जो ट्रेनर की सुपरविजन के अंडर वो प्रैक्टिस करता है। अब क्या होता है कि बच्चा सीख रहा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि भी ऑनलाइन आपने ये तो सीख लिया कि ऐसे ये एक्सरसाइजेज हैं, पर रियल टाइम में आप कर नहीं रहे हो, तो आपकी बॉडी तो नहीं ना बनेगी। तो सिमिलरली क्या है कि बच्चा घर पे कर नहीं पाता है, तो वो मोर ओवर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब अंडर द सुपरविजन ऑफ ट्रेनर है, उसको पता है कि सारे कर रहे हैं, तो मुझे भी अब प्रैक्टिस करनी है। तो उससे क्या होता है कि बच्चे का एक रूटीन भी बेटर हो जाता है, और सीखने का एक लर्निंग कर्व क्रिएट हो जाती है, और ऑटोमेटिकली बच्चे का मन भी, बच्चा जब इतनी दूर से आया है तो बच्चा सीरियस भी रहता है कि मैंने पैसे पे किए हुए हैं, और यूट्यूब पे क्या है, सब कुछ फ्री है। जो फ्री होता है तो बंदा सोचता है कि चलो इसकी कोई बात नहीं, फ्री की चीज़ की कदर कहीं भी नहीं है। आप पता लगा उसको कि देखा आपका किसी आपका या किसी का भी कोर्स देखा उसने, और उसको बीच में ऐड आ गई नेटफ्लिक्स पे, कल की आ गई है, कल आके, तो उसने क्लिक करके पहुंच गया नेटफ्लिक्स पे। वो सोचा चलो कल पढ़ लूंगा, वो मेटा डिस्क्रिप्शन पे रह गया मेरी तरह। और सेकंड, उसको पता नहीं लगता कि रियल टाइम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाती है सॉर्ट ऑफ, पर वो प्रैक्टिकली वो रियल टाइम में इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता उन चीज़ों को। मतलब ऑनलाइन एजुकेशन में हम आज भी कह सकते हैं आगे कि वो माहौल आप नहीं दे सकते हो वर्चुअली। ऑनलाइन में भी देखो दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्री रिकॉर्डेड वीडियो बेस्ड कोर्सेज होते हैं, इसको हम सेल्फ बेस्ड कोर्सेज, जैसे अनअकैडमी और यूडेमी देते हैं। जो सेल्फ बेस्ड कोर्सेज होते हैं उसमें तो बच्चा अगर उसकी जो कंप्लीशन रेट है कोर्सेज वो 30-40% है, वो बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, आई थिंक इससे भी कम ही होएगी। अच्छा, वो करता है। तो मतलब अगर उसमें कोई कंप्लीट वीडियोस भी कोई नहीं देखता, वो लेके बैठ जाता है, कोई नहीं अब कर लेंगे, तो प्रोक्रास्टिनेशन सिस्टम चलता रहता है उनका। तो अगर हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो थोड़ा सा बच्चे को होता है कि अब मेरी इस टाइम पीरियड पे लाइव क्लास है और मैंने पे किया हुआ है, तो अब मुझे अटेंड करनी है। और एक तो हाँ, और इसीलिए जो आप देखोगे लाइव क्लास में बच्चे को डाउट्स भी ज़्यादा बेटर क्लियर होते हैं। बट अगर हम तीनों में अगर हम कंपेयर करें, सेल्फ पेज कोर्सेज की बजाय, और सेल्फ पेज कोर्सेज से बेटर होते हैं, ठीक है, आपके ऑनलाइन लाइव कोर्सेज जिसमें लाइव क्लासेज चलती हैं, और उससे बेस्ट है आपकी ऑफलाइन क्लासेज। ऑफलाइन क्लासेज में बच्चा को प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, डायरेक्ट डाउट्स क्लियर होते हैं, और जो इवन ऑनलाइन लाइव क्लासेस में जो कम्युनिकेशन होते हैं बिटवीन द ट्रेनर एंड द स्टूडेंट वो कम होती है कंपैरेटिवली ऑफलाइन क्लासेस। मतलब आप कहना चाहते हो कि एक बेस बना लो आप, मतलब एक टू गेट इट अ कोर्स इनटू लाइक सपोज आज हम गए एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट में, आके अपन ने क्या करा कि एडमिशन ले ली। एडमिशन में हम एक बेस लेके और अपना कोर्स करके पूरा आके कर लिया। उसकी एडवांसमेंट के लिए हम लोग सहारा ले सकते हैं किसी स्पेशलाइजेशंस का, कि लेट्स सपोज एक डिजिटल मार्केटर है, ही जस्ट वांट टू स्पेशलाइज्ड इन फेसबुक एड्स ओनली, कि मेरे को मेटा एड सीखना है भाई, फेसबुक एड मेरे को गूगल एड पर लेनी पड़ता है, तो वो एक स्पेशलाइजेशन के लिए ऑनलाइन एजुकेशन वहाँ काम करेगी ज़्यादा, बिकॉज उसको एक माहौल ही नहीं मिला, उसको समझ ही नहीं है कि मेरे को बैठना नहीं है, और सबसे बड़ी बात को जवाब दे नहीं है। उसको लगता है आगे कि मैं खुद का बॉस हूँ, आई एम नॉट आंसरेबल इन फ्रंट ऑफ एनीवन, कि ठीक है मैंने अगर 5% मैंने कोर्स कंप्लीट करा है, कोई बात नहीं, किसी को क्या ही पता लग रहा है। और वो आपने डिफरेंस बहुत सही बताया कि एक आप कोर्स फी कर रहे हो और उसके बाद डेली आ रहे हो, एक माहौल मिल रहा है,
ट्रेनर आपसे पूछेगा आके, तो सबसे दिमाग के अंदर, स्टूडेंट के अंदर चीज़ रहती है आके कि यार मेरी बेइज्जती ना हो जाए 10 बच्चों के सामने, तो मेरे को ये चीज़ तो पढ़ के आनी है, तो मतलब उतना बुरा हाल नहीं है। तो खैर ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो कि एक डार्कर साइड ऑफ ऑनलाइन है। नहीं तो आज की डेट में अगर आप यूट्यूब भी खोल के देखो और या इंस्टाग्राम की दूसरी रील है, वो यही बोलता है आके कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हो, यू हैव योर फोन, टेक इट आउट और आप वहाँ देखो। बट उसको नहीं पता कि अगले आने वाला रील जो है उसके मोटिवेशन को बहुत नीचे से गिरता है। एक सर टेक्नोलॉजी रैपिडली चेंज हो रही है। यूट्यूब पे जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो हो सकता है जो चीज़ उसने देखी है और वो चीज़ आज काम ही नहीं कर रही। जैसे अब यही का ज़माना आ रहा है, तो हर महीने, हर 15 दिन में, हर डे, एवरी डे तो चीज़ें रैपिडली चेंज होती जा रही हैं डिजिटल मार्केटिंग में। अब जो वीडियोस मैंने देखी, जो 2 साल पहले मैंने गूगल एड्स की वीडियो देखी, आज वो ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं गूगल में। बिल्कुल, उनका इंटरफेस तक चेंज हो चुका है। बिल्कुल। तो वो हो क्या रहा है, बच्चा और ज़्यादा कन्फ्यूज होता है कि वो कुछ और देख रहा है, इंडस्ट्री में कुछ और चल रहा है। जब वो रियल टाइम प्रैक्टिकल करने की कोशिश कर रहा है तब कुछ और कर रहा है। मतलब कि बच्चा उल्टा ज़्यादा कंफ्यूज भी समटाइम हो जाता है। वो डिपेंडिंग मतलब कि वो बच्चे का खुद का लेवल क्या है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ऐसा है कि आप 2 पर्पस के लिए ऑनलाइन यूज़ करो। कि अगर अपने को अवेयरनेस नहीं है उस चीज़ की कि यार अपने को पता ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग में चलेगा क्या, मुझे लगता है दैट कैन बेनिफिट द बोथ पार्टीज। ट्रेनर का भी, जो ट्रेनर आपको पढ़ाएगा इंस्टीट्यूट में जाके, जो फैकल्टी होगी उसके लिए ईज होगी कि यार इसको पहले पता है कि फेसबुक पे ऐड लगती है। नहीं तो आजकल ऐसे बहुत महानुभाव है, उनको यही नहीं पता कि फेसबुक उसको इतना पता है कि रील्स चलती हैं, बट उसको ये नहीं पता कि ये फेसबुक प्लेटफॉर्म है, मेटा प्लेटफॉर्म है, इसी के अंडर भाई साहब आपको नर्चर करके प्रोडक्ट सेल किया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के थ्रू आके। तो मेरे हिसाब से जनरल अवेयरनेस के लिए, एंड बाद में जब आप आपको एक एमेच्योर लेवल, आपने एक इंटरमीडिएट लेवल पे हो, यू कैन टू बास्ट योर नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के लिए आप यूट्यूब यूज करते हो। यूट्यूब पे भी कौन है, हम ही लोग हैं, बट वो तरीका लगे। और ऑनलाइन की भी और यूट्यूब की भी एक लिमिटेशंस है। आप उस हद तक आपकी एक जो क्लासरूम के अंडर इन्वायरमेंट बना होता है उसको आप आगे नहीं रख सकते हो। जैसे हम जिम में, सर अब ऑटोमेटिकली आप जिम में जाओ जी, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आपका दिल करेगा काम करने को, आपको वर्कआउट करने का दिल करेगा, नो डाउट। आप अपने आप ही करते जाओगे, आपका चाहे मूड कम हो चाहे ज्यादा हो, बस आप एक बार जिम में एंटर कर जाओ, आप सभी को देख के अपने आप आपका दिल करेगा। बस जिम पहुंचना जरूरी है। पर अगर आप वही चीज आप घर पे बैठे आप यूट्यूब पे वीडियो देख लो कि भैया ऐसे एक्सरसाइज करनी है, वैसे करनी है, तो आप मोर ओवर 90% लोग वैसे कर ही नहीं पाते। सिर्फ वो 5 to 10% अगर कोई होंगे जो इंटरनली बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है, बिल्कुल, तो वो हो सकता है कर लें। पर आपको पता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 90% से ज़्यादा सेल्फ मोटिवेटेड इस लेवल के नहीं हो पाते। आई डू एग्री विद इट। सो सर 50,000 से ज़्यादा लोग जो अभी तक आपने, और मैं कह सकता हूँ कि इससे ज़्यादा भी होंगे शायद आके, जो हम इन टर्म्स ऑफ नंबर बिजनेस इस्टेब्लिश में बात आती है तो हम एक टाइम से हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, उस तरह से तो हमने सिखाया बहुतों को होता है। 50,000 से ज़्यादा लोगों को जब आपने सिखा दिया काम आके, और आज आप सिखा के यहाँ पहुँचे हो, मैं ऐसा नहीं मान सकता हूँ कि आपकी जो एक ये जर्नी चली आके इसमें कोई चैलेंज ही नहीं आया होगा। आपको सबसे मेन चैलेंजेस जो आप मेरे हिसाब से अवेयर कराना चाहते हो लोगों को, क्योंकि हमारा पॉडकास्ट है, हमारी ये जो चीज़ है आज की डेट में आके ऐसे लोगों के पास भी पहुँचेगी जो कि फील्ड में इंटरेस्टेड होंगे, या मे बी शायद दे हैव डन समथिंग बट उनको ये आज तक एहसास नहीं है कि वो कुछ गलत करके आए या लाइफ में कुछ गलत चल रहा है। सो आपको क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आप बेसिकली एनलाइटन करना चाहते हो कि जो आपको चैलेंज हमेशा रहे हैं नए लोगों के साथ काम करके, स्पेशली इतने सारे लोगों के साथ काम करके आप जब यहाँ इस लेवल पे पहुँचे हो? सर देखो, चैलेंजेस तो हर बिजनेस में रेगुलरली होते ही होते हैं जी, और चैलेंजेस आना एक जनरल और रेगुलर सिस्टम है। आप कोई भी दुनिया का बिजनेस उठा लो, चाहे बड़े से बड़ा हो चाहे छोटे से छोटा, ऑलमोस्ट डेली हर बंदे को कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहते हैं। पर ये है कि अगर हम वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, जब कोविड आया था तो कोविड में क्या हुआ था कि अब हमारी जो ट्रेनिंग डिवीज़न है एक डेवलपमेंट डिवीज़न है, तो जो ट्रेनिंग डिवीज़न में इतने सारे ट्रेनर्स हैं, अब जैसे ही अनाउंसमेंट हुई कि भी कोविड आ गया है और कल से सब कुछ बंद है, तो मेरे को थोड़ी सी ये कन्फ्यूज़न होगी कि भी अब इतने सारे ट्रेनर्स का क्या करेंगे। स्टार्टिंग में हमें था कि 10-15 दिन बाद ये खत्म हो जाएगा कोविड वाला चैप्टर, पर देखा जब टाइम एक्सटेंड हो रहा है और अभी कुछ आता पता ही नहीं है, ठीक है, कि अभी कितना टाइम चलेगा, 6 महीने चलेगा, साल चलेगा। तो हमने पहले 15-20 दिन तो ऐसे ही ऑब्जर्व किया, पर उसके बाद हमें लगा कि हमें सैलरी भी देनी पड़ेगी सभी एम्प्लॉइज़ को, बिल्कुल, और हमारे अदर एक्सपेंसिव बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे, जैसे जितने भी ट्राई सिटी में हमारे कंपटीटर्स हैं, मैक्सिमम
जो हमारे कंपटीटर्स हैं उन्होंने अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अपने रिलीव कर दिए रिलीव कर दिए थे और सर्विसेज इवन से। मेरे को कुछ हमारे कंपटीटर्स का फोन तक आ गया ओके कि भी आप इस महीने की सैलरी ना देना, नहीं तो हमें भी देनी पड़ेगी, क्योंकि एम्प्लॉयज एक दूसरी कंपनियों के एम्प्लॉयज कंपेयर करते हैं आपस में। बट मैं हमेशा से पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करता आ रहा हूँ। बिल्कुल तो मैंने सोचा कि भी इन बंदों के सिर पे हमने सारी उम्र पैसा कमाया है, इनके सिर पे हमने राज किया है, ठीक है, तो अब इनको हमारी ज़रूरत है, तो चाहे कुछ भी हो जाए तो हमें इनके साथ चलना ही पड़ेगा। और हमें इनको बाय हुक एंड क्रुक कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिससे क्या हो कि भी इनको भी सैलरी मिलती रहे और हमें किसी एम्प्लॉय को रिलीव ना करना पड़े, चाहे वो पीए नहीं क्यों ना हो, ठीक है। और मेरी इंटरनल इच्छा थी कि भी कोई ऐसा सिस्टम डेवलप हो जाए कि भी सभी का दाल फुल्का चलता रहे, ठीक है जी। तो कोविड में पर मैं कंफ्यूज था, क्योंकि हमने इससे पहले कभी ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं दी थी, हम सिर्फ ऑफलाइन ट्रेनिंग दे रहे थे कोविड से पहले, हमें ऑनलाइन ट्रेनिंग का कुछ भी नहीं पता था। ओके तो उस केस में हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि आगे करे तो करे गए, क्योंकि जब स्टूडेंट आपके अंदर आपके ऑफिस में आ नहीं सकता है, ऑनलाइन ट्रेनिंग आपको नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो फिर ऑप्शन कोई बचती नहीं है, सारे एम्प्लॉयज अपने अपने घर पे बैठे थे। बिल्कुल तो हुआ क्या कि मैंने फेसबुक पे कुछ ऐड देखी, वो ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर रहे थे जी। तो मैंने देखा वो उनकी कोर्सेज की जो फीस होती थी वो किसी का 999 होता था, किसी का 1499 होता था कोविड वाले दिनों में। तो मेरे माइंड में वो बात स्ट्राइक कर गई कि अगर ये कंपनियां वो भी या ये पर्सन है ना ऑनलाइन कोर्सेज सेल करते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अब इससे पहले मुझे कोई वीडियो बनानी भी नहीं आती थी, ना मुझे खुद आती थी, ना मेरी टीम में किसी को आती थी वीडियो बनानी। इवन हमने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के नाम तक नहीं हमें पता थे कोविड में। ओके पर मैंने फिर प्लान किया कि भी अब हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि भी ये ट्रेनर के जो खर्चे हैं इन्हीं की मेहनत से इन्हीं के खर्चे निकल जाएं। बिल्कुल। तो फिर मैंने प्लान किया, काफ़ी दिन 15 दिन 20 दिन सोचने के बाद मैंने सोचा कि हम LMS डेवलप करेंगे, ओके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, थिंकनेक्स्ट का बना। मैंने अपनी डेवलपमेंट टीम को बोला कि एक LMS आप डेवलप करना शुरू करो, जी। उसमें हम ऑनलाइन कोर्सेज होस्ट करेंगे। वाह और मैंने अपने ट्रेनर जो सारे घर पे बैठे थे, मैंने उनको बोला कि अगर आपको सैलरी चाहिए तो आपको वीडियोस बनानी पड़ेगी। अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास कुछ पता नहीं था बोया का माइक तक क्या है क्या नहीं। तो मैंने नेट से ही थोड़ी बहुत यूट्यूब से वीडियो देखी कि भी ऑनलाइन में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है एक वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मैंने बोया के माइक्स बाय किए और उसके बाद मैंने सभी ट्रेनर्स को कोरियर करवाए और प्लस उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर पहले खुद सीखा, फिर उनको सिखाया कि ऐसे आपने वीडियो बनानी है, ठीक है। और फिर उन्होंने सभी ट्रेनर्स को मतलब जब मैंने उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करी उसके बाद उनको एक बेसिक आइडिया हो गया। उनमें से कुछ ट्रेनर तो मेरे पास ऐसे थे वो कह रहे थे हम जॉब छोड़ देंगे पर हमारे से वीडियो नहीं बनेगी, वीडियो नहीं बन पाएगी। पर वही बंदे जब मैंने उनको बार बार कन्विंस कराया कि नहीं यू कैन डू दिस थिंग, यू कैन डू दिस थिंग, बाद में उन्हीं ट्रेनर ने एक ट्रेनर जो कह रहा था मेरे से वीडियो नहीं बनेगी चाहे मेरे से जॉब छुटवा लो, पर फिर भी उन्हीं ट्रेनर ने बाद में प्रैक्टिस कर करके एडवांस स्टेज आज एक ट्रेनर ने 300 400 1000 वीडियो बना देंगे। वाह। तो वो जो मतलब कि स्टार्टिंग में कोई भी हम नया काम करते हैं तो डिफिकल्ट तो लगता ही है, ऊपर से आपके पास फाइनेंशियल प्रेशर रहता ही रहता है, एज यू आर रनिंग द कंपनी यू हैव टू मीट द एक्सपेंसेस। ये तो बात है। तो जो एक्सपेंसेस है वो आपके सिर पे आ रहे हैं, अब आपको हार्ड डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप हार्ड डिसीजन नहीं लोगे विद द टाइम अपने आप को अपग्रेड नहीं करोगे, ठीक है, तो यू विल बी ऑटोमेटिकली आउट ऑफ द मार्केट या बिजनेस। तो वो जो चीज़ है तो मेरे को उस चीज़ ने मोटिवेट किया कि अब तो और कोई ऑप्शन बची नहीं है, सिर्फ यही लास्ट ऑप्शन है, ऑनलाइन ट्रेनिंग हमें देनी पड़ेगी जी, ठीक है, अदरवाइज मुझे रिलीव करना पड़ेगा। रिलीव मैं किसी कीमत पे करना नहीं चाहता था। तो फिर मैंने जब सभी ट्रेनर ने जैसे जैसे वीडियोस बनानी शुरू करी तो बाद में मैंने उन वीडियोस को अपने प्लेटफॉर्म पे होस्ट करना शुरू किया जो हमारे डेवलपर्स ने LMS बनाया था। फिर उन्हीं दिनों में मैंने ईमेल मार्केटिंग सीखी, मार्केटिंग ऑटोमेशन सीखी, और प्लस मैंने फिर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स ये लगा के उसी पे हमने लैंडिंग पेजेस बनाए। और लैंडिंग पेजेस से हमारे जो फेसबुक एड्स के थ्रू जैसे या कोई गूगल एड्स के थ्रू या यूट्यूब एड्स के थ्रू जैसे कोई बच्चा अपना कोई देख रहा होता था तो उसको हमारी ऐड दिखती थी तो वो ऐड पे क्लिक करता था तो हमारे लैंडिंग पेज पे जाता था, वहाँ से हमने पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किए हुए थे। ओके। तो हमने मतलब ड्यूरिंग द कोविड टाइम पीरियड हमने नियर अबाउट 2 करोड़ प्लस के हमने ऑनलाइन कोर्सेज सेल कर दिए। तो इसमें सबसे बड़ी ब्यूटी क्या थी कि इसी ये 2 करोड़ प्लस अमाउंट से हमने क्या किया, हमने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी हमें देनी आसान रही। कोविड में हमें कोई एम्प्लॉय को रिलीव नहीं करना पड़ा। बिल्कुल। उसमें हमने एड्स को भी पे किया, एड्स के लिए अमाउंट पे करी, और प्लस ये है कि एक हमारा खुद का भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और जो हमारे पास जो स्टूडेंट्स हमने कोविड में वो ऑब्जर्व किया कि हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेज बाय करने वाले थे वो अंडमान निकोबार तक के भी थे, महाराष्ट्र के थे, केरला के थे, पूरे थ्रू आउट इंडिया हमने देखा कि ऑनलाइन कोर्सेज हमारे बाय हो रहे हैं।
तो इससे क्या हुआ, थोड़ी हमारी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ गई, एक मार्केट खुल गई आपके लिए हमारे लिए एक ऑनलाइन। नई मार्केट खुल गई। ओके। तो डे नाइट हमने काम किया, तो और सभी ने मतलब कि इवन हमारी जो कॉलिंग टीम है, ठीक है, उनको भी मैंने, क्योंकि वो कॉलिंग का इतना काम था नहीं, सारा हमने मार्केटिंग ऑटोमेशन पे लगा रखा था, ऑटोमेटिकली यूजर ने पासवर्ड जनरेट होते थे, कॉलिंग कोई इसमें होती नहीं थी एज सच। तो मैंने उनको लगा दिया, अपनी कॉलिंग जो टीम है, काउंसलर था, उनको मैंने वीडियोस अपलोड करने पे लगा दिया, वाओ, कि भी ताकि उनका भी दाल फुल्का चलता उनका भी रहे। चलता रहे। मतलब आपने कुल मिला के हर आदमी का सोचा। हाँ जी। और टाइम कोविड का ऐसा था, मुझे याद है अभी भी आके, कि स्टार्टिंग के 10-20 दिन तो लोगों ने बहुत इंजॉय किया कि ये छुट्टियां हैं। एंड वेन एवर आई गेस जो फर्स्ट वेव थी 3-4 महीने बाद, आई गेस वी गॉट रिटर्न बैक टू आवर प्लेसेस कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ। बट नेक्स्ट ईयर जो वेव आई थी, जो ऑक्सीजन वाला हो रहा था जिस टाइम, एंड केजरीवाल वाज ऑन द न्यूज़ फॉर द दिल्ली, कि दिल्ली में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, ऊपर से ऑक्सीजन नहीं लोगों को मिल पा रही थी। दैट वाज द ट्रिकीएस्ट टाइम। और उसी टाइम के बीच में आके ये चीज़ें सोच पाना, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम क्या है ना, आप एक टाइम ग्रोथ की सोच रहे थे, एंड हर दुनिया बात कर रही है आके लाशों की, दुनिया बात कर रही है यहाँ पे आके कि लोग मर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने करियर जो होगा उस टाइम आके लोगों का करियर खत्म हुआ। ये तो हम बात कर रहे हैं अभी आके कि आपके पास जो लोग थे आपने वो तो रिटेन कर लिए। और ये मैं जानता हूँ आके कि ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो, जिन लोगों ने, जैसे कोई एक फैक्ट्री थी, लेट्स सपोज एक रबड़ फैक्ट्री है, कुछ टाइम के लिए उन्होंने भी तो अपने एक्सपेंसेस को कम करने के लिए बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को तोड़ दिया। या कोई होटल इंडस्ट्री थी, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुई थी टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी अपनी, क्योंकि टूरिज्म बंद था, लोग घरों में बंद थे, लोग कहाँ जा सकते थे। क्या कोई किसी अलग इंडस्ट्री से आपके पास लोग आए, और कोई ऐसी लाइफ चेंजिंग स्टोरी है किसी की कि जो आपकी इंडस्ट्री आपके पास आया एज अ स्टूडेंट, और स्टूडेंट से आपने उसका उद्धार कर दिया, एक किस्म से उसकी नैया पार लगा दी, एंड नाउ एट द मोमेंट आप स्टिल इन टच में हो? कोई ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी हो? और जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे अभी भी थोड़ा बहुत इन टच में हैं, जी। जैसे एक चमन जिंदल है, ओके जी। तो उसने हमारे से यहाँ ट्रेनिंग करी थी, तो जावा में करी थी, तो बाद में वो दिल्ली नोएडा की तरफ जावा में, मतलब कि उनकी अच्छी सैलरी लग गई थी जी। उसके बाद। वो हुआ क्या कि फिर उसके बाद उनका मेरे को कोविड में फ़ोन आया उन दिनों में कि भी मेरी सैलरी स्टक हो गई है, अच्छा। 40-50 लाख से ऊपर नहीं बढ़ रही, ओके। वहीं पर अटका हूँ, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। तो मैंने उसको गाइडेंस दी कि अब तू दिल्ली में की बजाय तू बेंगलोर मूव कर जाए। बैंगलोर में। तो उसने बेंगलोर मूव कर लिया, और उसका स्टार्टिंग पैकेज सीधा 40-50 लाख से 80 लाख प्लस पे जा लगा, ओके। सिर्फ एक सिटी बदलने से। 2x। हाँ, तो और मेरे को वो भी एक अच्छी बात लगी। फिर आज की डेट में वो हमारा स्टूडेंट है, और वो जो कंपनी है, वीज़ा कंपनी, वीज़ा कंपनी, ठीक है ना, जैसे मास्टर कार्ड और वीज़ा हम कार्ड Okay. देखते हैं, एटीएम कार्ड, ओके ओके। तो वीज़ा कंपनी में है बेंगलोर में, और उसका जो पैकेज है वो 1 करोड़ प्लस है, तो वो हमारा ही स्टूडेंट है। और ऐसे ही हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जैसे गुरप्रीत सिंह है, वो एक्सेंचर में है, वाओ। तो वो भी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ऐसे ही एक और है, हमारा एक स्टूडेंट है, आशु मित्तल, ओके तो वो टेलीम्यून कंपनी है दिल्ली की, काफ़ी बड़ी कंपनी है जी। वर्ल्ड वाइड, वो काम करते हैं। उन्होंने CRBT सिस्टम इंडिया का सबसे पहले लॉन्च किया था, कॉलिंग बैक ट्यून। तो उसमें जैसे हम कोई गाना एयरटेल पे कोई नंबर डायल करते थे, तो गाना जो बजता है ना, जी जी। तो वो गाना जो सबसे पहले जो उन्होंने स्टार्ट किया था। ओके। और जो भी इसके बाद वो जो अभी आशु मित्तल की मैं बात कर रहा था, वो आजकल मोहाली में ही टेलीम्यून की ब्रांच का हेड है। ग्रेट। तो वो भी एक जावा डेवलपर है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। काफी बड़े बड़े लोग आपने निकाले हैं यहाँ तो के। हमारे तो 1000 बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स कई बार हम मार्केट में जाते हैं, अभी पीछे मैं एक बार जिम में जाता था जी। तो वहाँ पर एक मेरे को स्टूडेंट मिला, तो उसने मेरे को, मैंने उसको पहचाना नहीं, उसने मेरे को पहचान लिया। ओके। तो उसने बोला कि सर मैं आप ही का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आती है, और वो पैकेज 40 लाख प्लस का ले रहा था। ओके। तो मतलब कि अब हमें इतना नहीं ध्यान में रहता, क्योंकि हमारा तो ये डेली का काम है, स्टूडेंट्स ने आना है, हमने ट्रेनिंग देनी है, प्लेस करवाना है, और तो स्टूडेंट्स अपने लेवल पे भी विद द टाइम ग्रो करते रहते हैं। एग्जैक्टली। बट कभी ऐसा, ये तो चलो हम एक पॉजिटिव साइड डिस्कस कर रहे हैं, कभी ऐसा वाला हुआ आके कि किसी ने बोला, कोई आपका कोर्स लेके गया, लेट्स सपोज, एंड हम 5 उंगलियां बराबर नहीं हैं, और हम ये सब लोगों को एक जैसा नहीं मान सकते आके, कभी ऐसा हुआ आपके साथ, कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ लाइफ में आके कि किसी ने आके इंस्टीट्यूट में हल्ला कर दिया हो आके कि भाई कुछ नहीं मिला मेरे को, नौकरी नहीं मिल रही है, 15,000 की बाहर में आके क्या ही पढ़ाया मेरे को आके, कुछ ऐसे हॉरिबल एक्सपीरियंस रहे? या कोई बंदा, जैसे आपने कहा कि जिम तक में भी लोग आपको मिले, आप नहीं जानते थे, बट वो स्टूडेंट था एंड प्राउडली बता रहा है,
तो एक नेगेटिव साइड भी तो रही होगी एक टाइम की आके। हाँ जी सर, ऐसे देखो दुनिया में हर तरह के बंदे होते हैं जी आप किसी गली मोहल्ले में भी ले लो या कहीं भी ले लो आप, है ना। बिल्कुल जी। तो कई बार कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं कि स्टूडेंट्स गेट फ्रस्ट्रेटेड, ओके तो वो फ्रस्ट्रेशन उनकी जेन्युइन होती है। और जब भी कोई स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट होकर हमारे पास आता है या कोई हल्ला भी कर रहा है कोई, जी तो वी टेक इट पॉजिटिवली। ओके तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि ये हल्ला क्यों कर रहा है, इसको गुस्सा क्यों आ रहा है। जी मान लो कोई हमारे ट्रेनर की कोई शिकायत भी कर रहा है, कोई कंप्लेंट भी कर रहा है ना, तो वी टेक इट ऑलवेज पॉजिटिव। तो हम कह रहे हैं कि अगर हमारे में कोई कमी होगी, उसकी हमारे से तभी कोई दुश्मनी तो है नहीं है स्टूडेंट की। बिल्कुल तो कोई ना कोई हमारे स्टाफ मेंबर में जाके, हमारे कोई ट्रेनर में या कोई हमारे कोई काउंसलर में कि किसी ने कोई मिसबिहेव किया हो या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर वो बच्चा कोई भी नेगेटिव है, कुछ ऊंचा सीधा बोल रहा है, तो मतलब तो हमें वो चीज़ को पिन पॉइंट करना पड़ेगा कि भी वो नेगेटिव फीडबैक क्यों दे रहा है। मान लो उसकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, तो हमें उस बच्चे को एक स्पेशल केस बना के सबसे ज़्यादा उसी पे फोकस करना पड़ेगा कि नेक्स्ट 10 डेज में तेरे को हम ज़्यादा से ज़्यादा तेरी इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, ताकि उसके पेरेंट्स को भी कुछ लगे कि हाँ जी ये कंपनी ने कोई एक्शन लिया है, ठीक है। तो बीइंग अ मैनेजमेंट, ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ता है कि भी कोई भी बंदा अगर जितना मर्जी हमें गालियाँ निकाले, हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं और पॉजिटिव ही लेते रहेंगे कि हम चीज़ें इंप्रूव करें। हाँ, कि हम ये हमारी बेटरमेंट के लिए होता है। अगर हमें कोई बंदा कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो ये इसको वी शुड टेक इट पॉजिटिवली, और ये अल्टीमेटली हमें भी बेनिफिट होता है, उसको भी बेनिफिट होता है। अल्टीमेटली यही गोल होना चाहिए। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे नेगेटिव है क्योंकि दुनिया में कोई बंदा परफेक्ट तो है नहीं है, तो गलतियां होती हैं। जब हम कोई बिजनेस रन करते हैं, कोई हमारे एम्प्लॉय से गलती हो सकती है, कोई हमारे से हो सकती है। कई बार बच्चा खुद भी, मान लो हम उसकी इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं, बच्चा वहाँ टाइम पे पहुँचते ही नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा खुद ही वहाँ पर पहुंच नहीं रहा और बाद में हमें ब्लेम कर रहा है। समटाइम्स ऐसे भी हो जाता है, बट ये है कि भी चलो जब हम बिजनेस कर रहे हैं बिल्कुल तो हमें हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। एग्जैक्टली। सो आज से अगर मैं बेसिकली, आप मेरे से सहमत होंगे, आज से 10 साल पहले भी मैं देखता था कि इंडस्ट्री स्टार्ट होती थी 12, 15, 20, मतलब आपको पर मंथ 12,000, 15,000 या 20,000। आप डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करके आए हो और उस टाइम शायद फीसें होती थी मार्केट के अंदर 15,000, 20,000, बिकॉज उस टाइम के अंदर PHP, C+ जावा ये सारी चीज़ें 25-30,000 में सिखा रहे थे लोग, जो एक नॉर्मल कॉमन बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम भी 12, 15 और 20 का एक ग्रेड स्टार्ट होता था कि अगर आप थोड़े, मतलब 12 की तो लगी जाएगी भाई, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रख लेगा। 15,000 थोड़े से बेटर हो और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बेटर हो और कंपनी थोड़ी सी अच्छी है, मतलब पेइंग कैपेसिटी है, ट्राई सिटी की बात कर रहा हूँ, तो आपको जॉब लग जाएगी। आज से 10 साल बाद भी आके जब मैंने देखा कि पेट्रोल 2 गुना महंगा हो गया, डीजल भी हम तकरीबन 25-30 रुपये महंगा हो गया, और बाकी से और सारी चीज़ें भी हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन ऊपर जा रही है। आपके हिसाब से, जैसे कि आप स्टूडेंट्स तैयार करते हो, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आपके पास लोग आते हैं, आपके हिसाब से ऐसी क्या चीज़ है जो एक हिंड्रेंस पैदा कर रही है आज की डेट में आगे कि वो पैकेज स्टिल वही है, आज भी लोग 12, 15, 20 में घूम रहे हैं? देखो सर, इसमें जो मेजर कारण रहता है, एक तो जो मेरा मानना है कि जो स्टूडेंट्स हैं जी, वो क्या करते हैं, क्लासेस तो लगा लेते हैं जी, पर जब वो प्रोजेक्ट बनाने की बारी आती है तो वो क्या करते हैं, कई बार तो इधर उधर से कॉपी करने की कोशिश करते हैं। तो जब वो प्रोजेक्ट अपने फ्रेंड का कॉपी कर लिया, कोई नेट से उठा लिया, कोई कॉलेज में सबमिट कराने के लिए वो कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हमारे पास 6 मंथ ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स आते हैं, 6 वीक के आते हैं, और जो 6 मंथ और 6 वीक के आते हैं, जो 6 वीक्स वाले हैं वो थोड़े मेंटली कम मैच्योर होते हैं कंपैरेटिवली, क्योंकि उनकी 4th सेमेस्टर के बाद ट्रेनिंग होती है मोर ओवर। नो डाउट। तो उनको ये होता है कि बस हमने कॉलेज की खाना पूर्ति करनी है जी, कि भाई हमने को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हमारी सिलेबस का पार्ट है, हमने कर ली, तो उनका कोई टारगेट होता भी नहीं जॉब का। अब उसके बाद जो नेक्स्ट आ गए 6 मंथ ट्रेनिंग वाले, वो थोड़े से बेटर उनसे होते हैं और उनसे सीरियस ज़्यादा होते हैं। उनमें से 20%, 30% बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, जिनका होता है कि मैंने प्रोजेक्ट खुद बनाना है। जी, तो देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप अपना प्रोजेक्ट खुद बनाते हो और आप जब इंटरव्यू में जाते हो, तो मोर ओवर बच्चे बहुत सारे ऐसी गलतियां करते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट भी खुद बना लिया, ठीक है, और फिर भी जब वो इंटरव्यू में जाएंगे वो प्रोजेक्ट के बारे में तो अपना रिज्यूमे में प्रॉपर मेंशन नहीं करेंगे, ओके, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, अपना लैपटॉप साथ में नहीं लेके जाते, वो क्या करते हैं, वर्बली बताते हैं वर्बली बताते हैं कि भी मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, वो बनाया था। आगे जो बंदा इंटरव्यू ले रहा होता है उसको वो वर्बली मतलब वो चीज़ समझ नहीं पाता कि इसने वाकई वो बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। जी, तो वो इंटरव्यूअर को भी लगता है कि ये शायद पता नहीं सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ऐसी हवा में बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता वही है, बिकता ठीक है। तो अब वो आप दिखा कुछ रहे नहीं हो कि आपको बीइंग अ स्टूडेंट, अगर आप चाह रहे हो आपकी ज़्यादा सैलरी है, तो आपको पहले इंटरव्यूअर के माइंड में क्या चल रहा है, वो भी उसकी भी कुछ बेसिक सेंस, कॉमन सेंस होने चाहिए आपके अंदर कि वो क्या आपसे चाहता है। वो आपसे, एक कंपनी ने आपसे क्या बनवाना, प्रोजेक्ट्स ही तो बनवाने हैं,
जी आपके सर्टिफिकेट से कुछ नहीं होने वाला। आप चाहे गूगल के सर्टिफिकेट ले लो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट के ले लो, चाहे थिंकनेक्स्ट के ले लो, किसी सर्टिफिकेट ने कुछ नहीं करना। कुछ नहीं करना, आपकी क्वालिफिकेशन ने भी आज की डेट में कुछ नहीं करना, स्किल्स ने करना जो करना है। स्किल्स ने करना है। तो कंपनीज जो है दे आर प्रेफरिंग स्किल्स ओवर क्वालिफिकेशन। ओके, तो जो स्किल्स है, स्किल्स के लिए आपके अंदर अगर तो वो स्किल्स ही नहीं है, आपने मान लो ट्रेनिंग कर ली, प्रोजेक्ट रेडीमेड लिया, तो आप वहाँ पर क्या ही इंटरव्यू में बोलोगे, फिर आपकी जॉब भी लगनी बहुत मुश्किल है। अगर लगे भी तो फिर कम सैलरी भी लगी भाई 10-15 हज़ार। जी ठीक है। हाँ, अगर आप अपना प्रोजेक्ट आपने खुद बनाया है और आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी है, हाँ जी, जब आपको प्रेजेंटेशन आपकी स्किल अच्छी है, आप प्रोजेक्ट लेके जाओ, सीधा आप रेडी मोड में रखो लैपटॉप, और इंटरव्यू में सीधा आप जाके प्रोजेक्ट दिखा दो कि ये सर मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, कुछ मर्जी पूछ लो मेरे से। जी जी, तो आपकी सैलरी भी ऑलमोस्ट डबल जगेगी स्टार्टिंग में। ओके, हालांकि ये 95% स्टूडेंट ये नहीं करते हैं, सिर्फ 5% स्टूडेंट हैं जिनको हम कहते हैं सबको, बट वो स्टूडेंट्स इतने कह लो कि भी थोड़ा सा सीरियसली नहीं लेते हैं। जो मेंटली मैच्योर होएगा स्टूडेंट, वो एक बार सुनेगा, समझ जाएगा और वो इम्प्लीमेंट भी करेगा। जी तो एक तो अगर आपको चाहिए स्टार्टिंग सैलरी आपकी ज़्यादा रहे, जी, तो जो भी आपने आज तक काम किया हुआ है आप उसका एक पोर्टफोलियो बनाओ। चाहे वो आप किसी भी लैंग्वेज में किया, चाहे डिजिटल मार्केटिंग में किया है, चाहे आपने कोई जावा में किया, PHP में किया, कोई भी टेक्नोलॉजी है, आपने जो भी काम किया हुआ है आप उसका एक पोर्टफोलियो बनाओ, उसको लैपटॉप में लेके जाओ। मान लो आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो, जी, आपने जो भी ग्राफिक्स के अच्छे अच्छे काम किया वहाँ पर लेके जाओ, उनको दिखाओ, तो आपकी एक तो जॉब इजीली लग जाएगी। एग्जैक्टली, ठीक है, आपको प्रूव नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, अब जैसे क्या होता है कि मैं आपको एक छोटी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जैसे कोई बंदा है, जैसे मैंने उसको डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि हम एज ए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी काम करते हैं क्लाइंट्स के लिए, जी तो थिंकनेक्स एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है। जी, तो एक तरीका तो ये है कि भी मैं उस क्लाइंट को बार बार अपना प्रपोजल भेजता रहूँ, हम ये है, हम वो हैं, ठीक है, जी, और फिर उसी प्रपोजल के सिर पे मैं सोचूं फिर मुझे वो काम दे देगा, अभी काम दे देगा। हो सकता है वो मेरा प्रपोजल पढ़े ही ना, एग्जैक्टली, हो सकता है वो देख के इग्नोर कर दे, क्योंकि उसके बाद ऐसे 20 प्रपोजल और आ जाएंगे, हाँ वो बोलेगा मेरा और फिर वो मतलब का पेमेंट बात भी कर। मुझे कम ही दे चाहे। बिल्कुल, अगर मैं उसको रिवर्स तरीके से करता हूँ कि सर आप मेरे साथ आओ, अभी आप एनी डेस्क पे आओ, मैं आपको अपना लाइव काम दिखाता हूँ जो मैंने किया हुआ है, हाँ, ये मैंने इतने करोड़ रुपए की अब इस क्लाइंट्स की ऐड लगाई हुई है और उसको इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रेलिवेंसी से दिखाना। तो मुझे सिर्फ उसको, अगर मैंने मान लो उसका कोई एग्जिस्टिंग वो उसने किसी और कंपनी से पहले काम करवा रहा था डिजिटल मार्केटिंग का, ओके, अब मैंने उसको कहूँ कि सर आपका जो एग्जिस्टिंग काम हुआ मुझे आप वो दिखा दो, उसने मेरे को मान लो गूगल ऐड अकाउंट खोल के दिखा दिया जी, और मैंने उसमें से 2 मिनट में ये बता दिया कि सर आपके गूगल ऐड अकाउंट में ये कमी है, इसीलिए आपका बिजनेस उस लेवल पे नहीं जा पा रहा, और इसके लिए हमें ये स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी और ये ऐड लगानी पड़ेगी। ओके, तो जब मैंने वो 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट की कन्वर्सेशन में ही मैंने उस क्लाइंट को प्रूव कर दिया लाइव, वो क्लाइंट मेरे से ये नहीं पूछेगा तेरा एक्सपीरियंस कितना है, तेरी नॉलेज कितनी है, तेरे पास सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं, वो कहेगा काम देना तो तेरे को ही देना। बिल्कुल, हमारा उसको क्या क्योंकि मतलब अब है, उसको पता लग गया कि अगर ये बंदा एक्सपर्ट था तभी इसने 1 मिनट में वो सारी चीजें पकड़ के बता दी। ये बात तो सही है। एक्सपर्टीज जो होती है ना, वो उसके लिए आपको मतलब कि आपकी स्ट्रेटेजी भी चेंज करनी पड़ती है कि आप मान लो आप एक्सपर्ट हो भी गए हो बट आप शो ऑफ ही नहीं कर पा रहे हो, आप क्लाइंट को दिखा ही नहीं पा रहे हो। तो सिमिलरली जब आप स्टूडेंट हो और आपको मान लो आप एक्सपर्ट हो गए, वो प्रोजेक्ट आपको प्रेजेंटेशन नहीं देने आ रही, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। मैं पीछे एक बार जीरकपुर गया। ओके जी, मैं जनरली कभी भी जाता हूँ उधर VIP रोड पे, तो कहीं एक पर्टिकुलर शॉप है, वहीं से चाय पीता था हर बार। वाह, तो एक बार मेरे माइंड में एक बार उसने क्या किया, एक सामने वाले ने मतलब और उधर ही चाय की दुकान नहीं खोल ली, बिल्कुल, तो मुझे एग्जैक्टली नाम रिमेंबर नहीं है। हाँ, तो मैं वो एज यूजुअल वैसे तो कभी कभार ही जाता हूँ, ठीक है, उधर, पर जब भी जाता हूँ मेरे को वो उसकी चाय अच्छी लगती है। पर वो इस बार क्या हुआ कि वहाँ जो दूसरी नई चाय वाला खुला था, उसने मेरे को बोला कि सर एक बार आप इधर आओ, आपको ऐसी चाय मस्त पिलाएंगे कि आप याद रखोगे। अब ये उसकी एक प्रेजेंटेशन स्किल थी, यस, कि उसने मेरे ऑटोमेटिकली में हर बार चाय उस दूसरे बंदे से पी रहा था, पर मैंने कहा यार अगर ये इतना बोल रहा है जी, तो चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने वो नए वाले दुकानदार के पास, चाय वाले के पास चला गया जी, और चाय तो ऑलमोस्ट कह लो एक जैसी थी, पर उसकी प्रेजेंटेशन में दिन रात का फर्क था। तो वो जो प्रेजेंटेशन है वो सभी स्टूडेंट को सीखनी पड़ेगी कि हाउ टू प्रेजेंट ड्यूरिंग योर जो इंटरव्यू। और सेकंड हम क्या करते हैं थिंकनेक्स्ट में, हमने जो इस चीज को हमने समझा कि होता है कि कोई कंपनी में क्या है कि आजकल इंग्लिश सबको आनी चाहिए, जो इंग्लिश के बिना भी गुजारा नहीं है। क्लाइंट्स आपके मान लो कोई फॉरेनर क्लाइंट्स हैं जी, तो और जैसे इवन डिजिटल मार्केटिंग में लोगों को लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ एड्स है, कोई SEO है, कोई सोशल मीडिया मार्केटिंग है, बट अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो जी,
ठीक है, तो आपकी ब्रांड की वैल्यू की धज्जियां उड़ जाती हैं। एग्जैक्टली। तो जो स्टूडेंट्स है, हमने क्या किया थिंक नेक्स्ट में, जितने भी स्टूडेंट्स है वो किसी भी कोर्स में एनरोल होंगे, हम सभी को ऑफलाइन और ऑनलाइन लाइव क्लासेस, चाहे ऑफलाइन कर लो चाहे ऑनलाइन लाइव क्लासेस कर लो, जी सभी को हम स्पोकन इंग्लिश पीडी इंटरव्यू प्रिपरेशन की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर 6 महीने को 6 महीने फ्री करवा रहे हैं। जी ट्राई सिटी की जो ओनली कंपनी है जी जो तो जो स्पोकन इंग्लिश पीडी इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लासेस सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रही है, ताकि एटलीस्ट जब बच्चा इंटरव्यू में जाए, जी अगर उसको थोड़ा टेक्निकल नॉलेज कम भी हो, जी पहले अच्छा राउंड तो क्लियर कर लेगा ना, और अपनी प्रेजेंटेशन के बेस पे भी एक बार इंडस्ट्री में एंटर तो कर जाएगा ना। और सेकंड मान लो क्या होता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है उसमें मैंने एक चीज़ देखी है कि इंडस्ट्री में, आईटी इंडस्ट्री में कह लो या डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री कह लो या किसी भी इंडस्ट्री में, जी एंट्री मुश्किल है, आगे सब कुछ आसान है। आगे सब कुछ आसान है। सिर्फ वो एंट्री में आपको थोड़ी सैलरी कम भी मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप उस कंपनी में लग गए हो, आपकी स्टार्टिंग में सैलरी चाहे 10,000 है, 15,000 है, 20,000 है, कुछ भी है, एक बार आप एंट्री इंडस्ट्री में एंट्री करो, जब आप 9 घंटे प्रैक्टिकल करो उस इंडस्ट्री में जाके, आपकी रोज प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ेगी, आपको चीज़ों की समझ आएगी। अब आप चाहते हो कि आपकी सैलरी जल्दी कम टाइम पीरियड में ज़्यादा सैलरी बढ़े, तो उसके एक ही स्ट्रेटेजी है कि आपको उस कंपनी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना है। उस कंपनी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बना लो, अपना अच्छा काम करके दिखाओ। ये बहुत सही बात बोली तो आपने। जब आप कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी, आप रेजिग्नेशन डालोगे कंपनी की भी रुक जा, तेरी सैलरी हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब होता गया है कि कंपनी को ये सभी जब हम एम्प्लॉई, अब कह रहे लोग कह रहे हैं कि हमारी सैलरी नहीं बढ़ती, कंपनी कह रही है ये काम नहीं करता। अब अगर आप ठीक है, तो दोनों रो रहे हैं, क्योंकि हो क्या रहा है, आप अगर आप प्रूव कर देते हो, आप चीज़ों को ऐसे सिस्टम में ले जाते हो कि हाँ भी मेरे बिना तो चल नहीं सकती, अगर मैं 4 दिन छुट्टी पे भी हूँ तो भी कंपनी के को लगता है हम स्टैंड स्टिल मोड में आ गए हैं। तो अगर उस सिचुएशन में आ रही है कंपनी तो आपको हर मजबूरी में ही आपकी सैलरी बढ़ाएगी, अगर वो नहीं बढ़ाएगी तो आप दूसरी कंपनी आपकी बढ़ा देगी। बस इसमें एक ही नुकसान है कि जो कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट होगी, छुट्टी फिर वो आपको नहीं देगी, वो बोलेगी भाई मत जा, मेरा काम कौन करेगा, मेरा क्लाइंट रुल जाएगा पीछे से। तो मतलब इसको अगर हम समझें आगे तो इस तरह से है कि अपने को जब हमारा बेस क्रिएट हो रहा है, तो बेस क्रिएट होना है कि सबसे पहले आपके पास दिखाने को कुछ हो, कि लेट्स सपोज आप कोई चीज़ बना रहे हो आके, एटलीस्ट आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए आके इंटरव्यू के अंदर आके, माना आप डिजिटल मार्केटर हो और आपसे बोला जाए कि ऐड चलाया है कभी आके, हाँ जी चलाया है, आप दिखाओ आपका कन्वर्जन क्या था। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप क्या दिखाओगे, और आप क्या ही इंप्रेशन डालोगे सामने वाले के ऊपर आके। या लेट्स सपोज कोई रिएक्ट का जाता है, वो बोलता है जी मेरे को डैशबोर्ड दिखा दे, लॉगिन दिखा दे, कोई फ्रंट एंड दिखा दे, या डिज़ाइनर आता है उसको बोलते हो कि अपनी क्रिएशंस दिखा दो आके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को तैयार करें, और ये बेसिकली एक वैल्यूएबल नॉलेज है जो लोग इंडस्ट्री के अंदर अभी नॉक कर रहे हैं आगे, कि मेरे को यार काम करना है और आईटी में करना है, और जैसे डिजिटल मार्केटिंग बूम हो रहा है, चलो कोई ना, उसने अपने कहीं से सुना आके कि डिजिटल मार्केटिंग में करियर बन जाता है यार, 20-25 हज़ार का नौकरी आराम से 1 साल के अंदर बंदा ले लेता है आके। तो एटलीस्ट वो एंटर हो गया, बट एंटर हो के उसे बेसिकली वो काम दिखाना पड़ेगा कि मैंने कुछ ये किया आके, उसे समझना पड़ेगा, तो और उस चैलेंज को पार करना पड़ेगा आके कि इन एक्चुअल उसको काम तो लाइव ही करना है जाके। तो क्यों ना वो स्टार्ट करे एक बेस से, जो बेस हम यहाँ बनाएंगे आके, वो मैं दिखाऊंगा, उस बेस के जरिए कंपनी मेरे को इस कॉन्फिडेंस में लेगी कि यार इसे चलो कुछ तो आता है, कुछ ना आने के बावजूद भी, और उसको बोलते हैं कि तुम आ जाओ आके। सो मेरा अगला आपके साथ एक इस बारे में कन्वर्सेशन होगा कि 10 साल से हम लोग भी हायरिंग कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, एंड स्पेशली अभी मैंने कुछ टाइम से देखा है 5-6 सालों से आके, या मैं कहूँगा कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा हो गया, डिजिटल मार्केटिंग बहुत बूम हुई है, और मैं कंसिडर करता हूँ इसको एक गोल्डन एज, कि हम एक गोल्डन एज के अंडर हैं आके। एंड जो भी लोग जिस भी सोर्स और जिस भी तरीके के साथ डिजिटल मार्केटिंग के अंडर हमें आज हैं, वो मैं ऐसा मान सकता हूँ आगे कि वो सोने के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं आके। ये कहना कोई गलत बात नहीं होगी, और मेरे से पहले आई गेस बहुत हज़ारों लोगों ने ये बात कही होगी। मेरा क्वेश्चन आपसे एक छोटा सा है आके, और आपसे मेरे को गाइडेंस चाहिए कि लेट्स सपोज एक फ्रेशर आता है मेरे पास, और वो फ्रेशर मेरे पास इंटरव्यू दे रहा है आके, चाहे वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से है या डिजिटल मार्केटर से है। आज तक मैंने ऐसे बड़े कम लोग देखे हैं, और आपने भी बोला कि यार 5% लोग हैं जो पूरे प्रेपरेशन के साथ आते हैं कि मेरे को इस कंपनी में नौकरी करनी है, जॉब लेनी है, और मंत्र तो आपने दे ही दिया कि भाई आप अपने आप को इतना वैल्यूएबल बना लो कि वैल्यू प्रपोजिशन आपने इतनी बड़ी पैदा कर ली आगे कि कंपनी बोलेगी यार इसको हटा दिया तो मेरी कंपनी पे खतरा है और मेरे को चीज़ है, तो आप कर सकते हो। मतलब एक स्मॉल बिजनेस की क्रिस्टल बॉल टेक्निक की एक स्मॉल स्ट्रेटजी है कि जिसके अकॉर्डिंग अंडर आके आप अपना एक रुतबा बना रहे हो,
और एक सेंस ऑफ वो क्रिएट कर रहे हो आके कि यू आर समथिंग, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो भाई, इसके बिना कंपनी नहीं चलेगी। फ्रेशर लेवल पे ही पर, जैसे मैंने नाम नहीं लूंगा नहीं तो गालियां पड़ जाएंगी लोगों से आके, कि काफ़ी इंस्टीट्यूट ऐसे हैं बच्चे भेज रहे हैं तैयार कर रहे हैं, ऐसा क्या रीज़न रहता है आके कि वो 25,000, 30,000, 45,000, 50,000 अलग अलग प्राइजेज हैं, जैसे एक मेन्यू कार्ड होता है वैसे ही है लोगों का भी, वो काम करके आते। एक फ्रेशर छोटा सा इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाता आके इंडस्ट्री में। आपने थिंक नेक्स्ट का तो बताया कि थिंक नेक्स्ट में हम प्रिपेयर करते हैं कम्युनिकेशन में HR राउंड के लिए, बिकॉज आपको वो एक जनरल अवेयरनेस है एंड यू आर प्रोवाइडिंग देम टू योर जो आपके पास ट्रेनिंग के लिए बच्चे आते हैं। बट अबाउट अदर्स वेयर दे आर फेलिंग? सर देखो, हर बंदे को ऐसे है कि भी रातों रात मैं अमीर बन जाऊं, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ें बंदे को कहीं ना कहीं पीछे ले जाती हैं जी। तो थिंग्स टेक टाइम टू हैपन, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। तो वो जो एक चीज़ है, अब मान लो कि कोई इंस्टीट्यूट खुला है, उसको ये है कि भाई मैं बस इससे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमा लूँ, मैं इसको इंग्लिश नहीं आती है, पता है बिना इंग्लिश के गुजारा नहीं है। मान लो HR इंग्लिश में क्वेश्चन पूछ रहा है जी। और आप हिंदी में बोल रहे हो, अटक अटक के बोल रहे हो, ठीक है, आपको पता नहीं है इंटरव्यू में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। आपका एक रिज्यूमे है, उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो रखी हैं जी। आपने कोई मतलब आपको बेसिक चीज़ों की समझ ही नहीं है, समझ ही नहीं है। तो फिर उस केस में तो देखो सर, कोई भी बंदा है, अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमें भी सेम दिक्कत आएगी। जी। तो चीज़ें हमें थोड़ा सा स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा। कुछ हमारा जो थिंक नेक्स्ट में क्या आता है कि हम ये सोचते हैं कि हर बच्चा हमारे पास एक उम्मीद लेके आता है, और Correct. वो जो उम्मीद है ना, वो उम्मीद नहीं टूटनी चाहिए, चाहे हमें एक पैसे का भी प्रॉफिट ना हो, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर बच्चा एक उम्मीद लेके आया कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है या मुझे जावा करनी है, PHP करनी है, एंड्रॉइड, तो वो एक उम्मीद ये लेके आया कि अगर मैं ये कोर्स करूँगा तो वो मुझे एक अच्छी क्वालिटी ट्रेनिंग मिलेगी, उसके बाद मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जॉब के लिए। जी। अगर मान लो मेरे पास बच्चा आ रहा है, वो ट्रेनिंग कर रहा है, प्लेस नहीं हो पा रहा, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा मिशन भी अधूरा है जी। तो मेरा मतलब कि हमारा भी वहाँ बैठने का कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है जी। एटलीस्ट हम ये कर सकते हैं कि अगर मान लो हम बच्चे को नहीं भी प्लेस कराते या हम मान लो थोड़ी कम इंटरव्यू कंडक्ट करवा पा रहे हैं, जी। फिर भी अगर आप बच्चे को कैपेबल बना दो, आप बच्चे को सिंपल साइंस सिखा दो कि भाई आपने हाउ टू क्रैक द इंटरव्यू, जी। तो क्योंकि आजकल सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है, जी। आजकल तो ऐसे AI टूल्स आ गए हैं जो आपके बिहार पे अप्लाई भी ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। यस यस। ठीक है, जॉब्स के लिए आपको वो भी टेंशन नहीं है जी। कि थिंक नेक्स्ट आपके लिए अप्लाई करेगा, तो ये टूल ही अप्लाई कर देते हैं आपके लिए। जी। ठीक है, सब मल्टीपल कंपनीज को ऑटोमेटिकली आपका रिज्यूमे भेजते रहेंगे, आपको आते रहेगी। जी। अब वो जमाना तो खत्म है, ठीक है ना, कि भी इंटरव्यू कंडक्ट कराना कोई मुश्किल काम नहीं रहा। जी। ठीक है, अब ये है कि अब जब बच्चे को नॉलेज है, बच्चे की इंग्लिश अच्छी है, HR राउंड बच्चा क्लियर कर रहा है, टेक्निकल राउंड बच्चा क्लियर कर रहा है, ठीक है, बच्चे को प्रेजेंटेशन स्किल उसकी अच्छी है, उसको पता है कि भी क्लाइंट कंपनी को मेरे से सिर्फ प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं, मेरे सर्टिफिकेट्स ने प्रोजेक्ट्स नहीं बनाने, मेरी नॉलेज नहीं प्रोजेक्ट बनाने, नॉलेज नहीं और बच्चे ने वो प्रोजेक्ट खुद बनाया हुआ है। जब प्रोजेक्ट खुद बनाया होगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल कुछ और होगा, बात करने का तरीका कुछ होगा। जिसने प्रोजेक्ट बनाया ही नहीं, सिर्फ कॉपी की पेस्ट किया है, नेगेटिव पढ़ाया है, वो तो ये भी नहीं बता पाएगा कि प्रोजेक्ट में होता क्या क्या है, फीचर क्या क्या मैंने डाले थे। जी। तो ऐसी ये जो चीज़ें हैं, बस ये सिंपल सी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल सा सिस्टम है कि कोई भी इंस्टीट्यूट है उसको बस ये बेसिक्स पे काम करना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा हमारे पास आया है, उसकी जो भी उम्मीदें हैं हमें उस पर खरा उतरेंगे तो लॉन्ग टर्म में हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं। हम 2011 से मार्केट में काम कर रहे हैं, आज 2024 हो गया है जी। तो मतलब स्टूडेंट्स, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड, ठीक है, नॉट ऑल। अगर मैं कहूँ कि 100% स्टूडेंट्स को कोई भी सेटिस्फाई करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं। हाँ, पर यह है कि फिर भी हम मतलब हम वी आर गिविंग आवर बेस्ट, ठीक है। और हमारा अब जो नेक्स्ट है, जो हमारा जैसे 2024 के बाद जो नेक्स्ट जितने भी हमारे मिशन है, विजन हैं, उनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी ही प्लेसमेंट की है। और ये हमें भी पता है कि बिना प्लेसमेंट के मार्केट में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। सो जैसे कि मैं आज की डेट में देखता हूँ आके हर एक कम्युनिटी है ट्राई सिटी की मार्केट को देखते हुए, जैसे आई एम इन टू दैट डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द फील्ड कि आई ओनली डील विद द पीपल, और मेरा तो क्लाइंट और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है जो मैं देखता हूँ आके, क्योंकि राइट एट द मोमेंट टेकअप सॉफ्टवेयर इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम और एनी इंटर्नशिप, और इवन वी आर हायरिंग ओनली दैट क्रीम बेस्ड टैलेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं आके, क्या आपको कभी ऐसा लगा आके या कि जैसे आपके डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, आप डिफरेंट निशेस के अंदर काम करते हो, और बशर्ते हमारे पास और भी काफ़ी नामी गिरामी लोग हैं जो लोग ये काम कर रहे हैं ट्राई सिटी के अंदर आके, आप क्या चाहते हो उन सब लोगों के लिए आके कि वो एक बैनर के नीचे आके एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करें जहाँ पे एक ऐसा हम
इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकें फॉर द कम्युनिटी, फॉर द सोसाइटी। बिकॉज देखो पैसा एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर अर्निंग एंड रियली अर्निंग रियली रियली वेल। ट्राई सिटी का मार्केट पूरे पिछले 10 सालों में बहुत चेंज हुआ है, और उसमें आई गेस मेरे को अगर आप बोलो तो आईटी ने उसको बहुत ज़्यादा चेंज किया है आके। नॉट लाइक सेम लेवल ऑफ लाइक गुड़गांव और हम बेंगलोर की बात करते हैं, बट फिर भी मार्केट छोटा नहीं है जो हमारा ट्राई सिटी का भी है। आपका उनके लिए कोई एडवाइस, कोई रिकमेंडेशंस, या कोई आपकी एक दिल से कोई मिशन या विज़न? देखो सर, मतलब कि एज ए कम्युनिटी तो सभी का फर्ज बनता है कि हम सिर्फ अपने लिए ना काम करें, कुछ ना कुछ मतलब सोसाइटी के लिए काम करें जी। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी CSR का सिस्टम बनाया हुआ है जी। ठीक है। तो वो कलेक्टिवली तो ये है कि हमें पहले सभी को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, उसके लिए हमें थोड़े गेट टुगेदर करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। हमें कोई एसोसिएशन टाइप बनाना पड़ेगा जी। उसमें हम कुछ जो गरीब बच्चे हैं Yes. उनको हम फ्री ट्रेनिंग कराएं, जहाँ हम कुछ ऐसे प्रोग्राम शुरू करेंगे जिसमें हम बच्चे को पहले प्लेस कराएं। कुछ स्टूडेंट्स को, सबको तो हम नहीं कर सकते शायद जी। तो कुछ स्टूडेंट को हम पहले प्लेस कराएं जो बच्चे नीडी है। एग्जैक्टली। और उसके बाद जब वो अर्न करेगा उसमें से हमें कुछ पे कर दे ताकि हमारे बेसिक एक्सपेंसेस निकल जाएं, ठीक है। अगर वो नहीं भी करेगा तो भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं जी। तो ये मतलब कि सर कम्युनिटी एक को तो आगे डेवलप करने की ज़रूरत है ही है, और क्योंकि इसमें सभी के लिए विन विन सिचुएशन रहेगी। कभी ऐसा नहीं लगता आगे कि जैसे हम देखते हैं 34 सेक्टर एक एजुकेशनल हब है, आप तो चल खैर मोहाली में बैठे हो आके, और आप एक ऐसे लेवल के हो आके कि आप आज की डेट में किसी को नाम, एक होता है नाम टाइप करके सर्च करना, एक होता है कि आपकी नाम की आइडेंटिटी बन गई है, आपका तो नाम मुंह पे है कि थिंक नेक्स्ट कोई है, वहीं जाएंगे और वहीं ट्रेनिंग करेंगे। आपको ऐसा लगता है आगे कि ये सारा सिस्टम बंद होना चाहिए कंपटीशन का? जैसे एक बहुत नेगेटिव मार्केटिंग भी की जाती है, जैसे आपका ब्रांड इतना एस्टेब्लिश्ड है, मे भी शायद कोई आपका कंपीटर होगा जिसको आप कंसीडर भी नहीं करते हो कि मेरे को कंपटीशन है आके, बट अ पर्सन जहाँ उसको लगता होगा यार कि मेरा बच्चा यहाँ से नहीं करेगा, थिंक नेक्स्ट चला जाएगा और वहाँ ले लेगा। आपको नहीं लगता कि ये कल्चर बंद होना चाहिए आके, कि एक दूसरे पे कीचड़ फेंकने वाला आके कि यार थिंक नेक्स्ट वाले हमें पता है वो क्या कराते हैं, हम जानते हैं उनको कि उनको कितना ही नॉलेज है, अरे मैं पर्सनली मुझे पता है, आप आओ यहाँ पे काम करो, मैं 5,000 कम करा देता हूँ उससे आके। तो आपको नहीं लगता कि यार ये तरह का कल्चर कम होना चाहिए? सर ये मतलब कि कहने में तो ये बात अच्छी है जी। मतलब रियल टाइम में ये हो नहीं पाता जी। हाँ, ये जरूर है, होना जरूर चाहिए जी। कि अगर हमें कंपटीशन करना है जी। तो हम हेल्दी कंपटीशन करें। एग्जैक्टली। कि हमारा कंपटीशन ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे उसने बच्चे अगर 90% प्लेस कराए, मैंने 100% प्लेस कराना है, ये कंपटीशन होना चाहिए। हाँ, कि ये वो कंपटीशन नहीं है कि कि मैं हाँ भाई वो उसको तो कुछ नहीं है, हम ही हम हैं जी, कि बाकी सब जीरो है। कि मैं लड़ूंगा मैं इसलिए नहीं लड़ूंगा कि मैं ABCD इंस्टीट्यूट है फॉर डिजिटल मार्केटिंग, उसके साथ इस चीज़ के लिए नहीं लड़ूंगा कभी भी आगे कि यार ये लाता है 50 बच्चे, मैं कहाँ से अपने 20 बच्चे ज़्यादा करके 70 दिखाऊं कि मैं भी 50 ही कर रहा हूँ अभी। तो आके कंपटीशन होना चाहिए कि ठीक है, जैसे मैंने आपसे पीछे कवरिंग करी थी आके कि आज हम एक एजुकेशनल बेस पे वो एक स्केल ही नहीं करा पाए बच्चे को। 15,000 की सैलरी 10 साल पहले थी, 15,000 आ जाए, सारी चीज़ें महंगी होगी, बट हम वहाँ से स्टार्ट नहीं कर पाए उस चीज़ को आके। तो एज अ कम्युनिटी मेरे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए कि यार एम्प्लॉयमेंट में, अवेयरनेस में, या ट्राई सिटी के अंदर जो एक वर्किंग कल्चर है, बिकॉज आप टैलेंट शेपर हो और आप टैलेंट शेप कर रहे हो, तो इंडस्ट्री में गेट इन करने के लिए जो वैल्यूएशन है आप ऐसे ही प्रोवाइड करो आके कि एक बिजनेस ओनर बैठा हुआ है, लेट्स सपोज आप मेरे को रिसोर्स देते हो आके, तो मैं आपको आपके साथ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे कम्युनिटी के साथ अटैच हूँ कि आई कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली टू यू कि मित्तल जी देखिए ये बात है, अभी इस टाइम पे अंदर इसका काम गया, हम AI पे पहुंच चुके हैं आके। आज भी लोग डिजिटल मार्केटिंग जैसी बड़ी चीज़ को कंप्यूटर कोर्स का नाम देते हैं, ये हम बातें हमारे पास बहुत हैं, और एक क्लिक पे आप गूगल पे जाओ, आप यूट्यूब पे जाओ, इंस्टाग्राम पे देखो तो लोग 36 करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की, बट रियल नॉलेज कोई नहीं दे रहा है आके। तो एज अ कम्युनिटी हम लोगों का, मेरे हिसाब से ये लगता है कि सब लोगों को ज्वाइन होके हम लोग एक साथ काम करें फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड बाकी चीज़ें तो चलो बाय प्रोडक्ट हैं। जब आपकी अवेयरनेस अच्छी है तो ऑटोमेटिकली बिजनेस तो जनरेट हो ही जाएगा। ये तो है सर। सो क्योंकि बच्चा जो प्लेस हो रहा है उसके पेरेंट्स खुश हो रहे हैं, Exactly. सोसाइटी देश तरक्की कर रहा है। तो इंडिया लेवल पे अगर हम बोल रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्या चाह रही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही तो चाह रही है, जो सबसे बड़ा हर्डल है इंडिया में की ग्रोथ में, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही तो है। तो अगर हम थोड़ा बहुत भी 1% भी 0.0001% भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में जी, तो ये देखो सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, कंट्री के लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्लेस करा रहे हैं तो बच्चे ऑटोमेटिकली हमारे पास ज़्यादा आएंगे, तो हमारा नाम ज़्यादा होएगा। तो
अगर देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है सभी के लिए, सभी पेरेंट्स के भी खुश है, बच्चा भी खुश है, कंट्री भी खुश है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन भी खुश है, जी। हम भी खुश हैं, जी। ठीक है। तो मतलब कि सिंपल सी बात है कि आपका जो बिजनेस है वो आउटकम बेस्ड होना चाहिए जी। कि अगर मेरे पास ये बच्चा इस कोर्स के लिए आया है, और सेकंड है कि बच्चे को भी समझना पड़ेगा कि अब वो पुराना जमाना नहीं रहा है जी। कि भाई मैंने एक बार एक कोर्स सा कर लिया और मेरी जॉब लग जाएगी। जी। बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहेगी, जी। हर महीने 2 महीने 3 दिन महीने में कुछ नई नई चीज़ें आती रहेंगी, कोई प्लेटफॉर्म अपडेट्स होंगे, जी। कोई नई रिकमेंडेशन आएंगे, कोई पुरानी चीज़ें ऑब्सोल्यूट होंगी। तो मतलब आपको उसके अकॉर्डिंग आपको भी खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा। अब जी। हो क्या रहा है कि अगर मैं एक जावा डेवलपर हूँ, जो पहले 10 साल पहले वाली चीज़ें सीखी, आज मैं सोच रहा हूँ उसी के सिर पे सर्वाइव कर दूँ। कोई PHP डेवलपर हूँ, कोई फ्रेमवर्क नए है मैंने नहीं सीखने हैं, AI आ गई है, अब मैंने AI अपने सिस्टम में नहीं ऐड ऑन करनी है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट, ठीक है। आप जॉबलेस हो सकते हो, आप बिजनेस में आउट हो सकते हो आप। जी। तो जैसे बिजनेसेस को अपने आप को डेली अपग्रेड करना पड़ता है विद द टाइम, ठीक है। अब जैसे कोई टाइम था STD PC होगा, आज नहीं है, है ना। तो टाइम के साथ हर बिजनेस को भी अपडेट करना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा। जी। हम सिर्फ दोष जी के गुजारा नहीं होएगा कि भाई ये हमारी किस्मत बेकार है जी, जी। मैंने तो ट्रेनिंग भी कर ली, कोर्स भी कर लिया, मेहनत भी करी, ठीक है भाई, और प्रोजेक्ट भी बना लिया, फिर भी जॉब नहीं लग रही। अगर जॉब नहीं लग रही तो मेरा ये मानना है कि जैसे हम थिंक नेक्स्ट में हमने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है, इसको बोलते हैं EEP, एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम। ओके। इसमें क्या है कि मान लो एक बच्चे की मैंने 4 इंटरव्यू कंडक्ट कराई, ओके। अब 4 इंटरव्यू कंडक्ट कराने का उसकी जॉब नहीं लगी, तो उसके बाद हम वो चारों कंपनी में देखते हैं, उन कंपनी से भी थोड़ा बहुत पूछते हैं कि क्या हमारे बच्चे में प्रॉब्लम रही, और बच्चे से भी पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम थी, कैसे सवाल तुम्हारे से पूछे गए थे जो तुम नहीं जवाब दे पाए। या तो उसके बेस पे हमें एक ओवरऑल एक मार्केट का भी पता लगता रहता है कि भाई हमारा कहीं सिलेबस तो कोई पुराना तो नहीं हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेटेस्ट पढ़ा रहे हैं। और बच्चे का भी ये है कि भाई अब तेरे को रीट्रेनिंग मोड में हम डाल देते हैं जी। कि हम तेरे को दोबारा से रीट्रेन करेंगे, जी। दोबारा फिर इंटरव्यू दे। जी। फिर मान लो होता क्या है कि जनरली क्या है कि बच्चे ने 2-3 इंटरव्यू दी, जी। उसकी प्लेसमेंट नहीं हुई, जी। वो कई बार बच्चा कहने लग जाता है किसी अब तो मार्केट में जॉब्स ही खत्म होगी, ठीक है, जॉब्स ही खत्म हो गई। उसने ये नहीं कहना कि मेरे अंदर कमी है, वो कहेगा जॉब्स ही खत्म हो गई। चलो पेरेंट्स को बोलेगा कि जी मैंने तो जी कोर्स भी कर लिया, घर वाले भी सोचते हैं इसको मैंने चंडीगढ़ भी भेज दिया, जॉब भी कोर्स भी करवा दिया, ये इसने इंटरव्यू भी दे दिया, अब इसकी जॉब नहीं लगती, अब इसकी जॉब लगेगी नहीं, चलो इसको कनाडा भेज देते हैं। पंजाब में तो ये कल्चर हो गया जी। कि बच्चा इंडिया के लायक ही नहीं रहा, जब बच्चा सोचता इंडिया मेरे लायक नहीं रहा, अब मैं कनाडा चल रहा हूँ। कनाडा में इससे भी बुरे हालात हैं। चाहे वो कुछ ही कहे बच्चा, चाहे आप इंडिया में रहो, चाहे आप कनाडा में जाओ, चाहे वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर में जाओ, इफ यू हैव टैलेंट नोबडी कैन स्टॉप यू टू राइज, बट इफ यू डोंट हैव द टैलेंट यू विल हैव टू स्ट्रगल फॉर द होल लाइफ। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को बच्चे को समझना पड़ेगा। अगर मैं कनाडा जा रहा हूँ, इंडिया में रह रहा हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, पहले मुझे स्किल्स पे काम तो करना पड़ेगा। सिर्फ सर्टिफिकेट से, क्वालिफिकेशन से, डिग्री से, कोर्स से, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप उस चीज़ थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल नॉलेज में कन्वर्ट नहीं करते हो जी। और उस प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे आप कोई आउटकम नहीं देते हो जी, ठीक है, तो फिर वो एट द एंड मतलब बच्चा फिर नुक्स निकालेगा, ठीक है। exactly. वो कभी थिंक नेक्स्ट में नुक्स निकालेगा, अपने में नुक्स नहीं निकालेगा जी। तो जिस दिन वो अपने में नुक्स निकालना शुरू कर देगा, जॉब कितनी जॉब चाहिए एक बच्चे को, एट ए टाइम एक ही तो जॉब चाहिए। तो हर टाइम पे हजारों जॉब्स होते हैं मार्केट में, जॉब्स हजारों में पड़ी हैं, आपको सिर्फ एक चाहिए, करने वाला चाहिए। आप जब मर्जी इंडीड पे खोल के देख लो, आपको मान लो कभी भी देखना आपने कितनी PHP डेवलपर की डिजिटल मार्केटिंग की जॉब्स पड़ी हैं। अगर मैं अभी भी सर्च मारूंगा मेरे को 1000 से ज्यादा जॉब मिल जाएंगे चंडीगढ़ में, ठीक है। अब वो 1000 जॉब अगर अवेलेबल है, कोई ना कोई तो करेगा ना, अगर आप नहीं करोगे कोई और करेगा, बेशक करेगा, और करेगा वही जिसके अंदर वो बात आएगी और रहेगी आके। बिकॉज चंडीगढ़ एक वैसा एस्पायरिंग शहर है अभी आके, एंड आई कंसिडर कि ग्रोइंग से थोड़े से नीचे वाले लेवल पे अभी हम स्टे हैं। अभी हम ग्रोइंग स्टेज में भी इसको नहीं बोल सकते हैं। यहाँ का मार्केट बहुत स्लो चलता है एज़ कम्पेयर टू जो IT हब्स हैं। तो जॉब यहाँ ऑब्वियसली आपको दोनों बाजुएं लेके खड़ी होकर तैयार है, बट एक चीज़ आपको भी देनी पड़ेगी जो है स्किल, जिस पे आपने पहले भी बात करी और एनलाइटन करा था थोड़ा सा कि इफ़ यू आर नॉट finding out that traction between your skill and the understandability between your job role, you cannot do anything. Even अगर आपने, हमारे ऑफिस बॉय को यही पता नहीं कि मेरा डेली का रूटीन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो नहीं है, वो भी तो एक टाइम पे आगे बोलेगा ही आगे कि मैं चाय बड़ी अच्छी बना लेता हूँ सर, क्योंकि उसने पिक कर लिया आपका प्रॉब्लम कि भाई बॉस है उसको चाय तो चाहिए, और वो चाय भी पिएगा आके मैं चाय दे लेता हूँ सर, मैं साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखता हूँ, हाइजीन में एक नंबर हूँ सर, टाइम पे आता हूँ, क्योंकि उसको पता है उसने मार्केट का प्रॉब्लम पकड़ा।
तो स्किल्ड लोगों को भी यही चाहिए कि मार्केट के अंडर आके अगर आपको काम करना है और एक सक्सेसफुल करियर बनाना है तो आपको वो एक पेन पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे। एंड चंडीगढ़ में इंडस्ट्री के अंदर आके मैं 10 साल से इसी फील्ड के अंदर आके वी स्टार्टेड विद ओनली सिंगल एम्प्लॉय, राइट एट द मोमेंट वी हैव क्लोज टू 100। सो मैंने यही चीज़ सीखी है और इतने सारे लोगों को हायर करने के लिए हमारा हायरिंग रेशियो बड़ा कम है, बहुत ही कम है, इवन रिटेनर रेशियो बहुत अच्छा है। सो कम से कम हमें 1000 लोग लगे होंगे, तो 1000 लोगों के अंदर जो मैंने एक चीज़ पाई है उसमें एक ही कॉमन चीज़ उन 100 लोगों में ढूंढी है जो आज हमारे साथ काम कर रहे हैं या काम करके गए हैं। तो कि उनमें एक चीज़ कॉमन थी, वो ही एक प्योर डेडली कॉम्बो विद कि उसका स्किल के साथ और उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी पावर है कि क्या है आगे। बिकॉज पैसा तो नॉर्थ इंडिया में इतना है कि वो बोलता है कि मेरे को काम करने की ज़रूरत है नहीं। तो बेसिकली गरज के साथ आके कुछ करने के लिए आके कि नॉलेज के अकॉर्डिंग एक हंगर रखना कि मेरे को लाइफ में कुछ करना है आके। सो एक ऐसा परसोना बनाने के लिए कम्युनिटीज़ को ही कुछ करना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा आके। तो हम अपनी कन्वर्सेशन को और आगे थोड़ा डीप डाउन करते हैं आके। और अगर मैं इसमें ऐसे पूछूं जनरली इस चीज़ को हर वर्ग के लोग देखेंगे हमारे पास आके, स्टूडेंट्स भी देखेंगे, कुछ जिन्होंने आपके साथ ट्रेनिंग ली हैं वो बहुत खुश होंगे कि आप इस तरह के प्रोग्राम्स पे कर रहे हो और इस तरह के प्रोग्राम्स पे अवेयरनेस फैला रहे हो लोगों को आके। बिकॉज दिस इज़ आई गेस द ट्रू सर्विस टुवार्ड्स द सोसाइटी, बिकॉज वी आर सर्विंग इनटू दैट बैक डोर कि आप देखो 50-60 हज़ार लोगों से एक अच्छा शहर बन जाता है। तो वो हम ट्रेन करके छोड़ चुके हैं मार्केट के अंदर, और उन लोगों ने कितना ट्रेन कर दिया होगा लोगों को आगे चल के। और इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे लेवल पे भी आपके पास इतनी सक्सेस स्टोरीज हैं आके, और नेशनल लेवल पे भी आप जा चुके हो, काफ़ी टाइम के लिए अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट भी हुए हो। तो मैं बेसिकली अभी ये जानना चाहूँगा आके कि जो लोग गलत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ या इस एजुकेशन सिस्टम के साथ या इन चीज़ों के साथ, जो नए नए प्लेयर्स आके बहुत, मैं कह सकता हूँ चौधरी टाइप बन रहे हैं आके इस इंडस्ट्री के आके, उनके लिए यह वार्निंग है। देखो सर, अब जो जमाना ना, जो स्टूडेंट है वो खुद ही बहुत अवेयर होता जा रहा है जी। ठीक है। मैं दुनिया में किसी भी बंदे को एक बार बेवकूफ़ बना सकता हूँ, 2 बार बना सकता हूँ, हर बार नहीं बना पाऊंगा जी। अगर मैं आज कह रहा हूँ कि हाँ जी मैंने इसको बेवकूफ़ बना दिया स्टूडेंट को, ठीक है, और मैंने इससे 4 पैसे कमा लिए, ठीक है, सेकंड टाइम कमा लिए, पर लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें नहीं चलती हैं। आप देखोगे 3 साल 4 साल आपने बेवकूफ़ बना लिया, 5वें साल आप खत्म हो गए मार्केट में। और मेरे होते हुए पिछले 10-12 साल में मैंने हज़ारों तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, कम से कम 100-200 इंस्टीट्यूट तो ऐसे होंगे जो मैंने बंद होते देख लिए हैं। तो वो उन्होंने वो बंद इसीलिए हुए क्योंकि सिर्फ टोपी पहनाने से काम नहीं ना चलेगा। एट द एंड सूट पूरा चाहिए। सूट पूरा चाहिए, आपको आउटकम तो देनी पड़ेगी ना, जिस आउटकम के लिए बच्चा आपके पास आया है। अगर आप वो नहीं दे रहे हो, आप कब तक ऐसे चलाओगे? एग्जैक्टली। तो आपका मिशन और आपका विजन ये एज अ बिजनेस और एज अ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन है ही है कि मोर टू मोर वेल्थ क्रिएट करना, जो कि स्पेशली आज की डेट में हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर है लोगों के ऊपर, हम झूठ नहीं कह सकते हैं कि वाई पीपल आर डूइंग द बिजनेस एंड वाई एनीबडी कैन इंटरेस्टेड इन टू दैट फील्ड इफ ही इज डीप डाउन। इससे अलग करके आपका क्या एक विज़न और मिशन आगे 2025 से 2030 वाले एज को स्पेशली गोल्डन एज कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री भी बार बार यही कहते हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम आके, और ये गोल्डन एज हम इसको ट्रीट करते हैं आके इंडिया की ग्रोथ के लिए, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए हर एक सेक्टर में। और जिसमें आज हम बैठे हैं आईटी में स्पेशली, वी आर इनटू दैट डायरेक्ट ऑपरेशंस एंड वर्किंग विद, लाइक हमारा जो अपना मिशन है कंपनी का वो है इंडिया टू ऑल वर्ल्ड, एंड आपका जो मिशन है वहाँ से है टू शार्पन एंड शेपिंग द टैलेंट्स हु कैन सर्व इन दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री। आपका मिशन और आपका विजन इसके अलावा आगे इस गोल्डन टाइम के लिए क्या रहेगा? देखो सर, हमारे पास 2 मेजर चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ठीक है। एक हमारे पास है बेसिकली 2 या 3 चीज़ें होगी। एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, एक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हो गया जी, और तीसरा हमारा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हो गया जी। तो अगर हमारा जो मिशन विजन यही है कि अगर हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की बात करें और प्लस जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज हैं, इंडिया में तो हम काम कर ही रहे हैं। फॉरेन में हमने कम काम किया है, इसीलिए हमने रिसेंटली यूएसए में कंपनी रजिस्टर कराई है थिंकनेक्स इनोवेशंस एलएलसी के नाम पे, और उसकी वेबसाइट है thinknextusa.com जी। तो बेसिकली हम भी, जैसे आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी नाम सुना है हमने, और आप यूएस में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, आप डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम कर रहे हो जी। तो
वेब डेवलपमेंट में भी आप काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। तो एज ए कंपनी जो आप जैसे इस लेवल पे पहुंच गए हो, तो हम भी आपके फुटप्रिंट्स पे चलना चाहेंगे जी जो 25 और 2025 से 30 के बीच में। जी हमारी भी थोड़ा सा ये है कि भी हम थोड़ा सा मतलब कि ग्लोबल लेवल पे हम बेटर काम करना चाहते हैं, जी क्योंकि जो हमारी एक्सपर्टीज़ है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज में बहुत ही ज़्यादा है, जो मेरा मानना है। बट हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। तो ज़्यादा हमने अभी तक इंडियन मार्केट पे फोकस किया था। तो अभी क्या है कि जैसे हमारे पास खुद के पास ही हमने मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव टूल हमने बाय किए हुए हैं, जी। ठीक है। 70-80 लाख के तो हमने टूल भी बाय किए हुए हैं वाह। डिजिटल मार्केटिंग में। तो मतलब कि हमारे पास एक डिजिटल मार्केटिंग, मार्केटिंग ऑटोमेशन, जी चैटबॉट्स में भी जैसे मैसेंजर चैटबॉट होगी, इंस्टाग्राम चैटबॉट होगी, वेब चैटबॉट होगी, या फिर व्हाट्सएप चैटबॉट होगी जो कि जी ट्रेंडिंग में है, व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई है ना। तो जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है, जैसे एआई होगी, एआई की हम जो चैट जीपीटी की एपीआई है उसके थ्रू गूगल के रिव्यूज़ के रिप्लाई ऑटोमेटिकली जनरेट करना। ग्रेट। तो ऐसे बहुत सारे हमने प्रोडक्ट्स भी बनाए हुए हैं जी और हम सेल भी कर रहे हैं इंडियन मार्केट में। बट ग्रेट। अभी हमारा थोड़ा सा ये है कि भी अगर 2025 से 30 के बीच है, हम अपनी कंपनी को इस लेवल पे ले जाएं कि हम इंटरनेशनली आपकी तरह, ठीक है, कुछ हम भी अच्छा काम कर पाए मार्केट में। या और सेकंड ये है कि अगर हम बाहर से काम करते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करती है कि यस अगर हम यस अगर हम कोई चीज़ एक्सपोर्ट करें इंडियन, मतलब कि इसमें एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है। इसमें सिर्फ ये नहीं है कि पैसा ही आप कमा रहे हो, एग्जैक्टली पैसा तो देखो कमाना ही है और हर बंदा कमाने के लिए बैठा है। जी पर इसके साथ में आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो रही है, आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो आप, ठीक जी है। तो अगर आप इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहे हो तो ये भी एक सोशल काज ही हो गया है जी ना। तो और अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में हम चाहेंगे कि भी 2025 से 30 में हम आउटसाइड इंडिया, इंडियन मार्केट में तो हम काम कर ही रहे हैं, ग्रेट तो मतलब कि ग्लोबली हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करें अपने साथ, ठीक है। जी तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारे पास ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं। जी तो अगर स्टूडेंट को क्वालिटी ट्रेनिंग मिल रही है, ठीक है, जी अफोर्डेबल प्राइसेस पे मिल रही है, यस तो उसमें स्टूडेंट को भी फ़ायदा है और हमें भी बेनिफिट है। और एग्जैक्टली तो अभी तो हमारे यही है कि भी दोनों लेवल पे हमें एक्सपैंड करना है अपने आप को भी। जी अब इंडियन मार्केट से थोड़ा सा एक स्टेप आगे निकलना है। एग्जैक्टली हाँ मतलब विज़न आपका भी सेम है जो हर एक इंडियन का विज़न है आज की डेट में आके। राइट एट द मूवमेंट आज से 10 साल पहले हमें एक बहुत अच्छे कोडिंग और आउटसोर्स वर्क लेबर के रूप में सारे वर्ल्ड में देखा जाता था जब हमने काम स्टार्ट करा था। बट राइट एट द मूवमेंट हमारा भी जो विज़न है आपने जैसे बताया आके, हम भी सेम नीश के अंदर काम कर रहे हैं आके। तो हमारा विज़न भी यही है कि वी वांट टू बी दैट बेस्ट ऑफ बेस्ट, लाइक कैटरिंग द इंडस्ट्री। जब आप यूके के आदमी के साथ बैठते हो आके, आपका कोई वहाँ पे आके कोई इस्टेब्लिश टीम है और वहाँ कोई टीम मेंबर है आके, वी आर सीइंग दोज ट्रेंड्स आग एंड उसी बारे में आके मेरा ये मानना है आगे कि इंडिया में हम लोग इस चीज़ के लिए बहुत पीछे हैं। जैसे कि इंडियन मार्केट में सबसे पहले जो ऑटोमोबाइल में आया वो आया मारुति। मारुति अपनी गाड़ियाँ बनाने लगा यहाँ पे आके, और उससे पहले हम हिंदुस्तान मोटर्स वगैरह ये जो इंडियन गाड़ियाँ थी ओरिजिन की वो बनाते थे। तो वो भी आया सुजुकी के साथ लेके जापानीज़ को, उसको समझ आ गया कि इंडियन मार्केट में क्या चीज़ चलेगी। तो उसको तब से पता था अपना वाला विज़न आके कि यार इस मार्केट के अंदर ना बहुत जान है, इस मार्केट के अंदर इसका रिक्वायरमेंट समझो और इसको चीज़ दे दो तो ये काम कर लेते हैं, करवा भी लेते हैं और इन्हीं को हम बेच देंगे आके। जैसे कि अब मैं आपको बताता हूँ आके कि एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। अगर आप देखो आके इसका हमारे पास जापानीज़ है, टोयोटा है या होंडा है, या फिर कोरियन गाड़ियाँ आ गई हमारे पास, hyundai या किया। सो उन्होंने एक चीज़ ये देखी यहाँ पे आके कि यहाँ पे प्रोडक्ट को अगर आप एक वैल्यू में रखो, सेल कर दो, तो ये लोग ले भी लेते हैं और उसके लिए हमारे पास लेबर भी यहाँ पे चीप मिल जाएगी आगे, अगर हम असेंबलिंग वगैरह यहाँ स्टार्ट कर देंगे आके। और गवर्नमेंट भी ऐसी है कि डेवलपिंग स्टेट में कंट्री है आके, तो वो यहाँ पे आए। बट मुझे एक बहुत चीज़ सताती है जो एक हर इंडियन को सताती होगी कि हम लोग बहुत देर से सीखते हैं। जाइंट्स लाइक टाटा, महिंद्रा ये बहुत लेट हो गए और उन्होंने खैर अभी बहुत शानदार और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, इसी इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल में अगर हम देखें आके। तो मैं इस डर से हमेशा परे रहना चाहता हूँ आके। जैसे इसीलिए मैंने क्वेश्चन पूछा गोल्डन एज वाला कि आप क्या करोगे 2025 से 30 तक आके, जो क्योंकि इस विजन के साथ अगर हम मैच नहीं कर पाएंगे आगे तो वही वाली देर हो जाएगी। एंड आई डोंट वांट टू रिपीट दैट विद लाइक टाटा कर रहा है या महिंद्रा कर रहा है। तो एक आउटसोर्स लेबर या एक आउटसोर्स वर्क देने वाली कंट्री ना बनना चाहता, एक स्पेशलाइज्ड कंट्री बनना
जो मैं चाहता हूँ कि हर एक आदमी जो इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा है आके, और इतना बहुत बड़ा एक, हम अगर आप डेटा निकाल के देखोगे आके, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जिसमें हम लोग सर्व कर रहे हैं। इतनी बड़ी मार्केट थी यहाँ पे आके। और सेम यही जो चीज़ें हैं आके हमारी अपनी इंडस्ट्री में, हमारे अपने लोगों को भी समझना पड़ेगा द वैल्यूएशन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। नॉट सपोजिंग लाइक कि मैं बिलबोर्ड पे अपना ऐड चला लूँ आज की डेट में आके, पीपल डोंट हैव एनी टाइम टू सी ऑन द बिलबोर्ड दैट व्हाट यू आर पोस्टिंग, एंड दे विल इवन दे आर नॉट टेकिंग केयर, क्योंकि वो रील देख रहा है इंस्टाग्राम पे। उसको तो चाहिए ना आके कि आप वहाँ पे आके कुछ बोल के जाओ आके, मेरे को जो इन्फ्लुएंस हूँ मैं वहाँ से, या इंस्पिरेशन लूँ, या मेरे मतलब का बात है तो मैं देखूँ ना देखूँ, तो मैं आगे बढ़ूँ आके। तो इसी तरह के विजन्स को आप कंटिन्यू रखो, और हम आशा करते हैं कि आपके जो आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, विजन्स हैं, या आपकी आगे जितने लोगों को आप ट्रेनिंग में कराना चाहते हो, क्योंकि ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ तो चलती रहेगी आके, बट उनके साथ भी उनके गोल्स के साथ अलाइन होके उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देना, या अपने में ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये सब कंटिन्यूटी रहे आके, और बशर्ते आपके साथ और भी हम काफ़ी चीज़ें जो हैं वो हमें आपसे सीखने को मिली। आगे भी काफ़ी चीज़ें आप हमारा मार्गदर्शन करते रहोगे इस फील्ड में आके, आपसे काफ़ी कुछ सीखना और भी बाकी रहेगा हमारा आके। बट हम आपको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं आके कि आप हमारे शो पे आए, और आपने वो अपना कीमती टाइम दिया आके हमारी सिंगल कॉल पे, और विदाउट हैविंग एनी फर्स और हैविंग दैट एनी पर्सोना आके दिमाग में आके, वेरी हम्बल, और हमारी रिक्वेस्ट को अप्रिशिएट किया। वी अप्रिशिएट इट, एंड वी वांट कि हम फ्यूचर में भी इसी तरह से मिलते रहें, नई नई चीज़ों पे काम करते रहें, कोलैबोरेट करें इस सोसाइटी को, इस इन्वायरमेंट को और इस कम्युनिटी को बेटर बनाने में। थैंक यू सो मच मित्तल थैंक जी। यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। ग्रेट।